हेलो एवरीवन, कंप्लीट एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो का आप किस किस के लिए, किस एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो वो हो गई सीटेट, यूपीटेट, डीप्लस, केवीएस या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें एनईपी 2020 को पूछा जाता है, उसमें कंप्लीटली है। किसी भी कोचिंग के कंटेंट को आप मैच कर लेंगे तो उस लेवल का आपको कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक टीचिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले सीटेट और यूपीटेट में आराम से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनईपी 2020 कंप्लीट वन शॉट बनाए। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को जो कि सीटेट में आता ही है जिससे क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग विजुअल लर्नर होते हैं, देख करके चीज़ें सीखते हैं। अगर ये हम सिर्फ टेक्स्ट आपको पढ़ा दें तो आप उतना नहीं सीख पाएंगे, बट अगर मैं आपको इसके साथ में टेक्स्ट के साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन भी कराऊँ आराम से कि क्या कैसे हुआ था स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं चीज़ों को बताऊं तो आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट, तो एनईपी 2020 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एनईपी 2020 में क्या, इसको जब डेवलप किया गया था तो क्या इसका विज़न था, हिस्ट्री क्या थी, कोर प्रिंसिपल्स क्या थी, यानी नीति का विजन क्या था, इतिहास और मूल सिद्धांत किस लिए क्यों डेवलप किया गया था एनईपी 2020 को, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आगे हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ हम डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जाता है वो गलत ना। तो शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी। एनईपी 2020 इज अ थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी in India's history. Previous one began in 1968 and second one is 1986. It replaced the 34-year-old National Education Policy 1986. यानी जो NEP 2020 है उसने यहाँ पे 34 साल पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो थी उसको रिप्लेस कर एनईपी 2020 के इतिहास के 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे 3 आई 1968 और 1986 में। उसके बाद जो 34 साल के बाद इसको रिवाइज करके जो एनईपी 2020 लाया गया, इसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, अ मॉडर्न एजुकेशनल पॉलिसी एम फॉर 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी GER, यानी वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा को 100% एडमिशन करने के लिए, यानी सकल नामांकन अनुपात, यानी जो एडमिशन हो वो 100% हो, हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए 2030 तक, ऐसा इस जो एनईपी 2020 इसका गोल था। एंड टारगेटिंग 6% GDP स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, यानी 6% GDP का 6% जो खर्च होगा वो आधुनिक एनईपी 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली GDP का 6% होगा, वो एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, ऐसा एनईपी 2020 में बताया गया। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD वॉज ऑफिशियली रीनेम्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी जो MHRD थी, MHRD है उसको रीनेम करके MOE कर दिया गया, टू ब्रिंग द फोकस डायरेक्टली बैक टू द लर्निंग एंड एजुकेशन, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदल के आधिकारिक रूप से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया ताकि मुख्य ध्यान सीधे सीखने व शिक्षा पर वापस लाया जा सके। यानी लोग MHRD के नाम से ऐसा सोच रहे थे कि ये कोई और ही डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी किसी और का डिपार्टमेंट है। तो एनईपी 2020 में इसका नाम ही बदल दिया गया, उसको क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी MOE कर दिया गया ताकि जो फोकस हो वो सीधा सीखने व शिक्षा पर वापस लाया जा सके। इस एनईपी 2020 के थ्रू क्या कहा, रीब्रांडिंग टू पुट एजुकेशन एट द एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय विकास के केंद्र में शिक्षा शब्द को वापस लाने के लिए नाम में परिवर्तन किया गया। एनईपी में 2020 में इसका नाम बदल गया MHRD से MOE यानी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इस डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन आ सकता है, या आप देखेंगे पुराने पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगी MHRD का नाम बदल के नया नाम क्या रख दिया जाएगा। तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी दे देता है और आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो एनईपी 2020 किसके अंडर में बनाई गई, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन नाम की समिति बनाई गई जिसके अंडर में इस एनईपी 2020 को टोटली डेवलप किया गया। तो कौन थे, एक डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ड्राफ्ट बाई एक्सपर्ट कमिटी चेयर्ड बाय द लेजेंडरी स्पेस साइंटिस्ट, यानी एंड इस फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन, यानी इसके मौजूदा प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष, यानी जो एनईपी 2020 जिसके अंडर में बनाई गई थी वो एक अंतरिक्ष के वैज्ञानिक थे, वह इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, लेजेंडरी स्पेस साइंटिस्ट एंड फॉर्मर इसरो चीफ,
इनके अंडर में रह करके NEP 2020 का निर्माण किया गया इनकी देखरेख के अंदर में, ठीक है। द ड्राफ्ट वॉज सबमिटेड इन मई 29, यानी जो ये ड्राफ्ट था NEP 2020 का वो 31 मई 2019 को प्रस्तुत किया गया। 19 जुलाई यानी केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा 19 जुलाई 2020 को ये जो ड्राफ्ट था NEP 2020 का इसको अप्रूव कर दिया गया और इसको कि अब ठीक है, हाँ ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जो पुरानी चीज़ें थी, जो कमियां थी 1986 वाली, जो यहाँ पे जो आप देखेंगे जो दो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो कमियां थी उसको इम्प्रूव करके जो नई NEP 2020 बनाई गई उसका जो ब्लूप्रिंट था उसको अप्रूव कर दिया गया। भाई डेट भी पूछ लेता है CTET या UPTET में या किसी भी KVS के एग्ज़ाम में। यहाँ पे 19 जुलाई 2020 को यहाँ पर जो NEP 2020 अप्रूव्ड हुई थी। द मास्टर ब्लूप्रिंट क्राफ्टेड बाय द साइंटिस्ट एंड एजुकेटर्स टू ट्रांसफर इंडिया इनटू द ग्लोबल एजुकेशनल सुपर पावर, यानी भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति यानी ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों के द्वारा तैयार किया गया महाखाका है। यानी इस टाइप से एक ऐसा ड्राफ्ट बनाया गया जिसको बनाने के लिए वैज्ञानिक और बड़े बड़े जो शिक्षाविदों को लाया गया था इसको बनाने के लिए, यानी जिसके अंडर में इस कमेटी के चेयरमैन थे वो खुद ही स्पेस साइंटिस्ट व इसरो के चीफ रह चुके थे, तो उनके अंडर में बनाया गया ताकि उस चीज़ों को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में विख्यात किया जा सके, ठीक है। तो चलिए विजुअलाइजेशन के थ्रू इसको देखते हैं क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इंडियाज न्यूएस्ट एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च बाई 29 जुलाई 2020, यानी जब अप्रूव्ड हो गया था जो मैं अभी बता रहा था वही। इट रिप्लेस्ड 34 ईयर ओल्ड नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986, यानी इसने 1986 का जो एजुकेशनल पॉलिसी थी उसको रिप्लेस कर दिया था और ये 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया, ठीक है। और ड्राफ्ट किसके द्वारा किया था? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी के द्वारा किया गया था और MHRD का नाम जो है रीनेम करके इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी MOE कर दिया गया, ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या देखेंगे, NEP 2020 इज द थर्ड नेशनल पॉलिसी इन इंडिया हिस्ट्री। पहली आई थी 1968 में, दूसरी 1986 में, तीसरी आई है 2020 में, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे और बाकी यहाँ पे चलिए आगे अब हम तुरंत अपने उस पर आते हैं, ठीक है। कोर प्रिंसिपल ऑफ NEP 2020 यानी नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी हाईली जो आस्क यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं उन CTET के बारे में डिस्कस करेंगे। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन द आर्ट एंड साइंस, यानी ऐसा था कि कला और विज्ञान पाठचर्या के पाठ्य सहगामी यानी करिकुलर व को करिकुलर या व्यावसायिक यानी वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम में कोई भी सेपरेशन नहीं होगा, यानी सारे बच्चों को जो बच्चा जो चाहता है वो उस हिसाब से जो जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसमें उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, ऐसा बोला गया था जो कोर प्रिंसिपल था NEP 2020 का, ठीक है। कि रटने के बजाय अवधारणा समझना यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया गया NEP 2020 में, ठीक है। अब फिर थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था इसका जो कोर प्रिंसिपल था, प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड, ठीक है। यानी प्रत्येक बच्चे को आलोचनात्मक सोच है यानी क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद रचनात्मक एवं विशेष क्षमताओं को बढ़ावा देना, ऐसा NEP 2020 का कोर प्रिंसिपल थे जो उसके अंदर डिस्कस किए गए थे, ठीक है। तो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट इन ऑल, यानी सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में विविधता और स्थानीय संदर्भों का सम्मान किया जाए, यानी कोई भी बच्चा अगर डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसका भी स्वागत है क्लासरूम में। कोई बच्चा अमीर घर का हो, गरीब घर का बच्चा हो, मिडिल क्लास का बच्चा हो या बिल्कुल ऐसे क्या बोलते हैं आदिवासी परिवार का बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, मतलब जो लोकल कॉन्टेक्स्ट होगा करिकुलम में उसको बिल्कुल ही एक तरीके से उसका समन्वय बना करके ही पढ़ाया जाएगा। जितनी डाइवर्सिफिकेशन होगा उतनी ही ज़्यादा बच्चों को लर्निंग मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स का हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई सेपरेशन नहीं किया जाएगा आर्ट साइंस या फिर करिकुलर या फिर को करिकुलर या फिर वोकेशनल एकेडमिक, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकता है जिसका उसमें इंटरेस्ट होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ओवर रोट मैम है, यानी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दिया जाएगा, ना कि रोट लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा। एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा जबकि लर्नर सेंट्रिक होगा, यानी लर्निंग सीखने पर ध्यान दिया जाएगा। कुल मिला के ये है। प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दिया जाएगा, क्रिएटिविटी यूनिक कैपेबिलिटी फॉर ईच चाइल्ड, यानी हर बच्चे की जो कैपेबिलिटी उसको ध्यान में रख करके
जो एजुकेशन को क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्सेप्ट, यानी इसका जो मेन यही कॉन्सेप्ट था, आप वही समझ लीजिए कि डाइवर्सिटी को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, लोकल कॉन्टेक्स्ट इन ऑल करिकुलर, ठीक है। सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों की विविधता व स्थानीय संदर्भों का सम्मान करेंगे, ठीक है। सीटेट से ओरिएंटेड एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग स्टूडेंट टू चूज ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, द स्टूडेंट इज अलाउड टू स्टडी फिजिक्स अलॉन्ग विद फैशन, डिजाइनिंग एंड म्यूजिक, यानी यही चीज़ को यहाँ पे देखो बताया गया है कि नो हॉट सेपरेशन बिटवीन द आर्ट एंड साइंस करिकुलम या को करिकुलम और वोकेशनल या एकेडमिक स्ट्रीम, यानी यहाँ पे बताया गया है कि केवल बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने पे फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर वो बच्चा चाहता है तो उसको अलाउ किया जाएगा कि वो फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ वो फैशन, डिजाइनिंग व म्यूजिक को भी सीख सके। यानी जो बच्चा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ फैशन, डिजाइनिंग और म्यूजिक को भी सीख सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है तो, ठीक है। आगे देखते हैं जो कोर कॉन्सेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग इंस्टेड ऑफ रिजिड ओल्ड स्कूल डिवीज़न, यानी पुरानी लकीर के फ़कीर वाले विभाजनों को तोड़कर बच्चों को लचीला एवं व्यवहारिक रुचि को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो पुराने, जैसे आज से 10 साल पहले चले जाएंगे तो वहाँ पे एक फिक्स, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आपने 12th में, 11th में, 10th के पास करने के बाद अगर आपने साइंस ली है तो आपको हार्डकोर साइंस ही पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर आर्ट ले लिया तो आपको हार्डकोर आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपने अगर कोई और स्ट्रीम ले लिया तो आपको हार्डकोर वही पढ़ना पड़ेगा। पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। NEP 2020 में कहा गया कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, हर बच्चे का इंडिविजुअल चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। ओल्ड स्कूल का जो भी पुरानी डिवीज़न यानी चली आई, जो ओल्ड स्कूल के जितने भी पुराने जो स्कूल के जो रूल रेगुलेशन है उनको हटा करके, मतलब बेसिकली ये है कि आपको चाइल्ड सेंट्रिक और फ्लेक्सिबिलिटी हर बच्चे के अकॉर्डिंग हमें लाना है, ये था, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या वो रेफरेंस लिया गया इसको, तो पहले तो 5-3 और 4 करिकुलम स्ट्रक्चर बनाया गया, ठीक है। यानी नवीन जो नई प्रणाली आई स्कूली ढांचा को 5+3+3+4 में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करें, थोड़ा विजुअलाइजेशन भी कर लेते हैं साथ में, ठीक है। यहाँ तक तो हम कर ही चुके थे। अब आप देखिए यहाँ पे, तो पहले जो ओल्ड रिजीम था, यानी जो पुराना स्ट्रक्चर था, वो 10th + 2 था और 10th + 2 + 3 था, यानी यहाँ पे 10वीं + 12वीं + ग्रेजुएशन, ऐसा जो स्ट्रक्चर था। लेकिन अब जो नई NEP 2020 आई है वहाँ पर पे 5+3+3+4 यानी फंडामेंटल, प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी क्लास ऐसे बनाए गए डिवाइड के, ताकि बच्चों को बिल्कुल वैसी एजुकेशन दी जाए जैसी उनको नीड है, जिस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सकता है, उस टाइप की चीज़ें को डेवलप किया गया नई एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 में। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि CTET में आता है, विच स्ट्रक्चर रिप्लेस बाई 10+2, यानी यहाँ पे जो 10+2 यानी जो पुराना वाला स्ट्रक्चर था 10+2 को, उसको किस में रिप्लेस कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 5+3+3+4, यानी ये यहाँ पे देखिए, न्यू NEP replace the traditional 10+2 structure, mapping educational directly into the child nature cognitive stages and bringing preschool into the formal system। यानी जो NEP 2020 है उसमें पारंपरिक 10+2 की व्यवस्था थी, उसको बदल करके यह शिक्षा को बच्चों के प्राकृतिक संज्ञान विकास को जोड़ता और प्री स्कूल के औपचारिक व्यवस्था में लाता है, यानी ठीक है, प्री स्कूल को औपचारिक व्यवस्था में लाता है। तो यहाँ पे वो जो क्वेश्चन था 10+2 को किस में बदल दिया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 5+3+3+4, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यानी जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया गया उसको कैसे, जो ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड 10+2 यानी 10वीं + 12वीं जो का जो सिस्टम था, जो ओल्ड वाला हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा था, उस जहाँ पे बच्चा एज 6 to 18 साल का होता है, 6 साल से 18 साल का बच्चा होता है, उसको बदल करके 5+3+3+4 में बदल दिया, जहाँ पे बच्चा एज ऑफ 3 to 18 साल के एज में यहाँ पे इस फेज से स्टेप बाय स्टेप गुजरेगा और नई नई चीज़ें सीखेगा, ताकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। दिस इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्ड केयर यानी ECC यानी अर्ली चाइल्ड केयर इनटू द फॉर्मल स्कूल एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पुरानी 10वीं + 12वीं को रिप्लेस करके 5+3+3+4 में बदल दिया गया, जहाँ पे बच्चा 3 साल में ही स्कूल में एडमिशन या स्कूल में जाना शुरू कर देता है। और इसके प्रारंभिक
बाल्यावस्था देखभाल यानी ईसीसी को औपचारिक स्कूल शिक्षा का हिस्सा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, रीडिजाइनिंग स्कूल डिवीजन टू मैप डायरेक्टली इनटू द चाइल्ड नेचर कॉग्निटिव एंड न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ स्टेज, यानी बच्चे के प्राकृतिक संज्ञानात्मक और न्यूरोलॉजिकल विकास के चरणों के अनुसार शिक्षा को पुनर्गठन किया गया, यानी शिक्षा का पुनर्गठन किया गया है। यानी एनईपी 2020 में बच्चे के जो नेचुरल कॉग्निटिव है और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा को यहाँ पे फिर से डेवलप किया गया है, यानी उसके स्टेज फॉर्मेट में बदल कर, यानी 5+3+3+4 में यहाँ पे बदला गया। यहाँ पे बच्चे का एडमिशन 3 साल में हो जाएगा और जब वो बच्चा 18 साल का होगा तब वो 12वीं क्लास पार कर चुका होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज डिस्कस करते हैं, जो कि फंडामेंटल स्टेज यानी बुनियादी चरण, यानी यहाँ पे बच्चा 3 साल से 8 साल के एज में रहता है और ये 5 साल का यहाँ पे इस स्टेज में बच्चा 5 साल स्कूल में गुजारता है, जहाँ पे वो नई नई चीज़ें सीखता है। यानी क्या है, यानी इसको अब 3 साल आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल, यानी 3 से 6 साल का जब बच्चा होगा तो उसको आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल में रखा जाएगा। एंड जो अगला 2 साल होगा वो टीयर ऑफ प्राइमरी स्कूल यानी क्लास 1 या 2 से में उसको रखा जाएगा। यानी फंडामेंटल स्टेज में क्या था कि उसको स्टार्टिंग के 3 साल यानी 3 से 6 साल का जब बच्चा होगा तब उसको आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल में रखेंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। स्कूल टाइमिंग में बच्चा प्री स्कूल में रह रहा, उसके बाद उसको आगे की जो 2 साल होंगे वो प्राइमरी स्कूल यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 2, यहाँ पे अब बच्चा 6 to 8 साल का हो चुका होता है। फोकस इंटायरली ऑन फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, नो टेक्स्ट बुक टिल क्लास 1, यानी कक्षा 1 से पहले कोई भी पाठ्य पुस्तक यहाँ पे का उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी स्कूल में इंटर करेगा 3 साल में तब उसको पूरी तरीके से खेल कूद गतिविधियों के आधार पर शिक्षा केंद्रित होगी, ताकि बच्चे पे बहुत बर्डन ना आए। ठीक है, सीटेट से ओरिएंटेड एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अ चिल्ड्रन लर्न काउंटिंग नॉट बाय राइटिंग नंबर ऑन द बोर्ड बट बाय द कलेक्टिंग एंड काउंटिंग स्मॉल पेबल्स एंड कलर्स ब्लॉक्स इन प्लेग्राउंड्स। ठीक है, बच्चे जो होते हैं ब्लैक बोर्ड पर गिटा नहीं बल्कि खेल के मैदान में कंकड़ व रंगीन ब्लॉक्स यानी को इकट्ठा करके उन्हें गिनती सीखते हैं। ऐसा इसमें बताया गया है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड है यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड इस टाइप की जो फंडामेंटल स्टेज में यहाँ पे, यानी जब बच्चा 3 से 8 साल का होगा और यहाँ पे 5 साल बच्चा अपना गुजारेगा स्कूल में, जिसमें आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल होगा, उसके बाद प्लस वहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 में यहाँ पे प्री रहेगा बच्चा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो उसी देखिए फंडामेंटल स्टेज में यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका, जिसमें बच्चा 3 से 6 साल यहाँ पे गुजारता है की उम्र का बच्चा, और फिर वहाँ पे फिर 2 साल उसको 6 to 8 में क्लास 1 और क्लास 6 में यहाँ पे डाला था। उसके बाद क्या आएगा, प्रेपरेटरी स्टेज आएगा, यहाँ पे बच्चा 3 साल गुजारेगा, जिसमें क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक, यानी क्लास 3, 4 और 5 यहाँ पे गुजारेगा। और फिर एज यानी 8, 9, 10, 11 यानी अब बच्चा 8 से 11 साल की एज तक प्रेपरेटरी स्टेज में रहेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, मिडिल, यहाँ पे बच्चा 3 साल फिर गुजारेगा, क्योंकि वही 5+3+3+4 का फॉर्मूला एनईपी 2022 के द्वारा जो लाया गया था। तो यहाँ पे बच्चा फिर नेक्स्ट 3 ईयर गुजारेगा, इसमें 6 to 8 क्लास यानी 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास यहाँ पे पढ़ेगा, और एज होगा यहाँ पे 11 से 14 साल का। उसके बाद फिर सेकेंडरी आ जाएगा, यहाँ पे बच्चा 4 साल गुजारेगा, यानी 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास। अब यहाँ पे बच्चा 14 से 18 साल का हो गया। यहाँ पे एज भी पूछता है, सीटेट यूपीटेट में एज भी पूछेगा, और उसके साथ में स्टेजेस का नाम पूछ लेगा, और या फिर कितने साल का बच्चा इस उम्र में है, सेकेंडरी स्टेज में, मिडिल एज में कितनी साल का बच्चा होता है, किस रेंज में होता है, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था, जो पुराना स्ट्रक्चर था, वो 10वीं 10+2 था, यानी ठीक है 10+2 था। यहाँ पे बच्चा 6 से 16 साल रहता है, और फिर 2 साल यहाँ पे स्कूल में जो 16 से 18 यानी 11वीं और 12वीं क्लास में जब यहाँ पे बच्चा रहेगा। तो इसको जब प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था ये था, पर जो एनईपी 2020 के द्वारा लाया गया उसको यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब चलिए विजुअलाइजेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल स्टेज जो होगा, यहाँ पे बच्चा 3 से 8 साल का होगा, और यहाँ पे बच्चा 5 साल अपने गुजारेगा। इस फेज़ में बच्चा 5 साल गुजारेगा। तो जैसा मैं बताया था, वहाँ पे कलरफुल बॉक्स या फिर वहाँ पे गिट्टी के ऐसी चीज़ों से सीखता है बच्चा। तो यहाँ पे बच्चा देखिए 3 ईयर्स आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल में रहेगा बच्चा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लास, और उसके बाद प्लस क्लास 1 और क्लास 2 में यहाँ पे बच्चा अपना टाइम गुजारेगा 5 साल यहाँ पे। और कम्प्लीटली प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, नो टेक्स्ट क्लास टिल 1, यानी कक्षा 1 तक
कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं होगा, बस वो प्ले वे यानी कभी ब्लॉक्स से खेलेगा, कभी किसी और चीज़ों से खेलेगा, कभी गिट्टी को से काउंटिंग कर करके सीखेगा। इस प्रकार से वो सीख कर बच्चा आगे बढ़ता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसी फोकस ऑन सेंसरी एंड मोटर स्किल, यानी जब बच्चा ईसीसी फॉर्मेट यानी जब बच्चा यहाँ पे 3 से 8 साल की एज में होगा, यानी फर्स्ट यानी फंडामेंटल स्टेज में होगा, तो वहाँ पे बच्चा का जो मेन फोकस उसके डेवलपमेंट सेंसरी मोटर और सेंसरी वो मोटर स्किल पे किया जाता है। यानी बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ करके उसके साथ खेल करके चीज़ों को सीखेगा। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेज में हम आ चुके हैं। यहाँ पे जो बच्चा होगा वो प्रेपरेटरी स्टेज में आ चुका है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। अब यहाँ पे बच्चा प्रेपरेटरी स्टेज में आ गया और 8 से 11 साल हो चुकी है और क्लास 3 to 5 यहाँ पे 3 साल बच्चा यहाँ पे गुजारेगा। तो चलिए उसके बारे में, इस स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्रेपरेटरी स्टेज होती है यहाँ पे वही बच्चा 8 से 11 साल, क्लास 3 to 5 और 3 साल यहाँ पे बच्चा अपना गुजारता है प्रेपरेटरी स्टेज में। इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर प्ले डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम टीचिंग। इसमें संरचित खेल खोज व गतिविधि आधारित अधिगम व संवादात्मक कक्षा शिक्षण की शुरुआत होती है। इसमें बच्चा जो इस चरण में भाषा, गणित, विज्ञान जैसे विषयों पे हल्की पुस्तकें शामिल हो जाती हैं। जब बच्चा यहाँ पे क्लास 3 में आएगा तो यहाँ पे एक मतलब बहुत ही लाइट जो बुक्स होती हैं उनको यहाँ पे ला दिया जाएगा। और यहाँ पे जो बेसिकली क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा जो उनको पढ़ाने का वो प्ले बेसिस पे होगा, डिस्कवरी होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और इंटरेक्टिव क्लासरूम होगा। ठीक है, इस तरीके से उनको यहाँ पे इस एज में सिखाया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल चलिए कर लेते हैं, ये वाला स्टेज कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। आप वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। यानी शिक्षक स्कूल के आंगन में धूप में सूखते हुए गीले कपड़ों को दिखाकर वाष्पीकरण की प्रक्रिया को सुनाते हैं और फिर कहानी की किताब से एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़वाते हैं। यानी जो टीचर है ना वो, यानी जो स्कूल का आंगन होगा जहाँ पे जो कोर्ट यार्ड होगा, यानी जो स्कूल का आंगन यानी जो स्कूल के बीचों बीच जगह होती है जहाँ पे असेंबली वगैरह बच्चों की करी जाती है या प्रेयर कराया जाता है, वहाँ पर पे बच्चा जो टीचर होता है वो गीले कपड़े को सुखा करके वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझाता है और साथ में एक छोटी सी कहानी भी उनको पैराग्राफ में पढ़वाता है ताकि बच्चों को आसानी से विजुअलाइजेशन के साथ साथ, जैसे मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट के साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन भी करवा रहा हूँ, उस तरीके से टेक्स्ट के साथ साथ किताब पैराग्राफ पढ़वाते समय के साथ साथ वो उनको विजुअलाइजेशन भी करवाया ताकि बच्चा एक बार जो चीज़ सीख जाए वो फिर दोबारा भूले ना। ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम इनफॉर्मल प्ले टू स्ट्रक्चर्ड क्लास इंटरेक्शन रीडिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, यानी अनौपचारिक खेल और औपचारिक कक्षा शिक्षण पाठ कौशल व तार्किक सोच की ओर सुगम परिवर्तन। यानी जो होता है कि स्मूथ ट्रांजिशन होता है, इनफॉर्मल प्ले से के स्ट्रक्चर क्लास इंटरेक्शन कराया जाता है, रीडिंग और फिर लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती है इस एज में, प्रेपरेटरी स्टेज में। चलिए विजुअलाइजेशन के थ्रू देखते हैं। यानी यहाँ पे देखिए बच्चा अब प्रेपरेटरी स्टेज में यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्ले डिस्कवरी, यानी संचरित खेल व खोज की शुरुआत यहाँ पे कर दी जाती है बच्चे की ताकि वो खेल खेल में चीज़ों को सीख पाए। इंटरेक्टिव क्लास लर्निंग कराई जाती है, यानी संवादात्मक कक्षा अधिगम यहाँ पे होता है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट टेक्स्ट यानी लैंग्वेज मैथ एंड साइंस, यानी फिर मैथ एंड साइंस और फिर लैंग्वेज को यहाँ पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया जाता है। हल्की पाठ्य पुस्तकों की शुरुआत, यानी भाषा, गणित व विज्ञान को यहाँ पे धीरे धीरे सिखाना शुरू कर देते हैं। एग्जाम फोकस स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम इनफॉर्मल प्ले टू स्ट्रक्चर लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, इस प्रकार से जो इनफॉर्मल प्ले से स्ट्रक्चर लॉजिकल थिंकिंग की तरफ बच्चों को डाइवर्ट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है ताकि बच्चों को चीज़ों को सीख पाएँ। यानी किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, मैथ के थ्रू और साइंस के थ्रू धीरे धीरे चीज़ों को सिखाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है इसलिए इसको पार्ट में चंक करना ही पड़ेगा, तभी इसको एक साथ मैं बाद में कंबाइन करके डाल दूंगा। फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं प्रेपरेटरी स्टेज में। आगे का जो कॉन्सेप्ट है यानी मिडिल एज और फिर सेकेंडरी स्टेज, यानी जब यहाँ पे टोटल 12वीं क्लास में बच्चा पास कर जाता है, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट हैं ये सब जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे प्रेपरेटरी स्टेज पे रोकते हैं और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक
चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के मैं कई सारे पार्ट्स लाऊंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट करिए, वहाँ पे ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके वहाँ पे आकर के टेलीग्राम पे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको पर्सनली पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, ताकि आप इसको प्रिंट करा के खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। मैं इस तरीके से पढ़ा हूँ ताकि आपका जो पेड कोर्स होते हैं बहुत सारे टीचर्स के, उनके उस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। वीडियो काफी लंबी जा रही है तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, आप 1.5x पे बढ़ा करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इतना डिटेल में एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें टाइम लगता है। वेलकम बैक। तो अभी हम एनईपी 2020 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए इसका आगे का पार्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। अभी हम जहाँ पे जो डिस्कस कर चुके हैं, देखिए आप एक्चुअली फंडामेंटल स्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रिपरेटरी स्टेज हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारा यहाँ पे बचा हुआ मिडिल और सेकेंडरी स्टेज बचा हुआ, उसके बाद ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए प्रिपरेटरी स्टेज में बेसिकली हमने क्या पढ़ा हुआ था, तो ये टोटली क्या होती है, प्ले वे डिस्कवरी बेस लर्निंग होती है, इंटरेक्टिव क्लासरूम होता है ज़्यादातर। यहाँ पे लाइट टेक्स्ट बुक वगैरह होती है, लाइक मैथ और साइंस को भी इंट्रोड्यूस किया था, उनको एक इन्वायरमेंट दिया अच्छा ताकि वो पढ़ने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, मेंटली प्रिपेयर्ड है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम स्टेज नंबर 3 पे आ चुके हैं, जो कि मिडिल स्टेज है, यानी मध्य चरण। यहाँ पे बच्चा की जो एज होती है वो 11 से 14 वर्ष होती है, और यहाँ पे 3 साल बच्चा अपना गुजारेगा इस एज में, मिडिल स्टेज में, जहाँ पे क्लास 6, 7 और 8 यहाँ पे पढ़ेगा। ठीक है। इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट्स टीचर टू द मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, स्टार्ट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस प्रोजेक्ट। यानी इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान व कला और मानविकी जैसे विषयों के अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं के लिए विषय शिक्षक की शुरुआत होती है। यहाँ पे अनुभवात्मक, अधिगम व प्रायोगिक प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। यानी जब बच्चा इस एज में घुसता है, यानी मिडिल स्टेज में जब रहता है, यानी 6 to 8 क्लास में रहता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, कल्चर या जो भी इनसे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है, यानी बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि सीटेट ओरिएंटेड है। ठीक है। स्टूडेंट लर्न अबाउट एसिड बेस्ड केमिस्ट्री बाय टेस्टिंग रियल लेमन जूस एंड सोप वाटर विद लिटमस पेपर इन स्कूल लैब रेदर देन जस्ट रीडिंग केमिकल फार्मूला। यानी कि रासायनिक सूत्रों को रटने के बजाय छात्र स्कूल की लैब में नींबू के रस और साबुन के पानी के लिटमस पेपर से परीक्षण करके यानी एसिड बेस जो होता है, ये अम्ल और क्षार के बारे में सीखना शुरू कर देता है। यानी यहाँ पे डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सिखाई जा रही है, ना कि सिर्फ एजुकेशनल फार्मूला, यानी जो टेक्स्ट बुक पढ़ा करके या फिर सिर्फ फार्मूला पढ़ा करके यहाँ पे चीजें नहीं सिखाई जाती। यहाँ पे टोटल यानी बच्चा सीधा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी इस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करना शुरू कर देगा। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइंस प्रोजेक्ट करना शुरू कर देगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमेटिक सब्जेक्ट्स लर्निंग इंटीग्रेटेड विद रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट एंड क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। यानी यहाँ पे जो बच्चा होता है डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो विषयों को बिल्कुल गहन तरीके से सीखना शुरू कर देता है, वास्तविक जीवन के प्रयोगों व आलोचनात्मक पूछताछ के साथ व्यवस्थित विषयवार पढ़ाई की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। यानी इस एज में बच्चा बिल्कुल टोटली तरीके से सब कुछ सीखेगा, वो भी एक्सपेरिमेंटल वे में। ठीक है। सब कुछ कर करके सीखता है, यानी ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेगा या फिर टेक्स्ट पढ़ करके या बुक पढ़ के चला जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे हर सब्जेक्ट, यानी चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो, आर्ट हो, ह्यूमैनिटी हो, कुछ भी होगा, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा बच्चों का। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, जो कि है सेकेंडरी स्टेज, यानी माध्यमिक चरण। यानी यहाँ पे बच्चा की जो एज होगी वो 14 से 18 साल होगी, और यहाँ पे बच्चा 4 साल गुजारेगा अपना 9वीं से 12वीं क्लास तक का। यहाँ पे बच्चा यहाँ पे 4 साल अपना मल्टी डिसिप्लिनरी ब्लॉक्स डिजाइन फॉर डीप क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, ग्रेट सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड नो हार्ड स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट्स कैन चूज एन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर पर्सनल पैशन, एग्जाम स्ट्रक्चर सेमेस्टर बेस्ड और ट्वाइस अ ईयर टेस्ट। यानी ठीक है, यहाँ पे जो बच्चा होगा, यहाँ पे जो बच्चा होगा वो गहन आलोचनात्मक, रचनात्मक सोच के लिए डिजाइन किया गया 4 साल का विषय वस्तु। यानी यहाँ पे जब बच्चा 9वीं से 10वीं क्लास में होता है, उसके बाद 11वीं 12वीं में, यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल डीप नॉलेज दी जाती है। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स डिजाइन होते हैं यहाँ पे, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हार्ड कोर साइंस पढ़ेगा या हार्ड कोर कॉमर्स पढ़ेगा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी एनईपी 2020 में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि बच्चा जो चाहे, यानी अगर वो केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ आर्ट पढ़ना चाहे वो आर्ट भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ ह्यूमैनिटी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। ठीक है। यानी उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है टोटल की, ग्रेड सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वहाँ पे बच्चे को, ताकि वो जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ सकता है। यानी छात्र की पसंद का ध्यान रखा जाएगा कि विषयों को खुद चूज कर सकता है,
परीक्षाओं का ढांचा सेमेस्टर या वर्ष में 2 बार होने वाली परीक्षा में बदला जाता है। यानी कि यहाँ पे बच्चे पे बहुत प्रेशर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी ब्लॉक्स यानी बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है, ऐसा एनईपी 2020 में बोला गया। वो अलग बात है कि अभी अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाया है, बट ज्यादातर हद तक चीजें हो गई हैं, लेकिन स्टिल अभी भी उस लेवल का इंटीग्रेशन नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। ठीक है, क्लास 11 स्टूडेंट कैन चूज टू स्टडी हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस टुगेदर एज दियर कोर्स कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहाँ पे बता रहा था मैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी ब्लॉक्स, डिजाइन और डीप क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिक्स, यहाँ पे यानी सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हो। कक्षा 11 की एक छात्रा अपनी मुख्य रुचि के अनुसार यानी उसकी चॉइस होगी जो जिसमें वो इसका इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, वो उसका कॉम्बिनेशन बना के पढ़ सकता है। यानी वो हिस्ट्री, फिजिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीतिक विज्ञान और फिर कंप्यूटर साइंस के साथ एक मिलकर पढ़ सकता। पहले कैसा था कि आज से 4-10 साल पहले चले आए तो वहाँ पे हार्डकोर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हार्डकोर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या फिर हार्डकोर कंप्यूटर साइंस की चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो वही पढ़ रहा है। हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हिस्ट्री पढ़ रहा है, आर्ट पढ़ रहा है तो आर्ट पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स पढ़ रहा है, पॉलिटिक्स पढ़ रहा है तो पॉलिटिक्स पढ़ रहा है। ठीक है, आर्ट का बच्चा आर्ट ही पढ़ रहा है। तो ये चीजें ये इस चीज को एनईपी 2020 ने देखा और बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया कि भाई उसको जो पढ़ना है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो बना के पढ़ सकता है अपनी रुचि के अनुसार। ठीक है, फ्लेक्सिबल एकेडमिक चॉइसेस दैट ब्रेक द आर्टिकल वॉल्स बिटवीन द साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट, यानी लचीले शैक्षणिक विकल्प जो कि विज्ञान, वाणिज्य और कला के बीच कृत्रिम दीवार को पूरी तरह से यहाँ पे गिरा देता है। ऐसा एनईपी 2020 में ऐसा था कि जैसा मैं ऊपर ही बता रहा था वही चीज रिपीट हो रही है बार बार कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बच्चा बनाएगा अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। यानी अगर उसको साइंस के साथ कोई एक कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना तो वो भी पढ़ सकता है। आर्ट्स अगर वो पढ़ना चाह रहा है, म्यूजिक आर्ट या फिर ड्राइंग वाले कोई ऐसे एक अपने सब्जेक्ट को लाना चाहता है उसमें, तो वो भी ऐड करवा सकता है अकॉर्डिंगली उसके इंटरेस्ट या फिर कॉम्बिनेशन जो वो बनाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड एफएलएन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और बुनियादी साक्षरता। यानी पहले हम ईसीसी डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे का जो एफएलएन है उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी नीचे इसके हम ईसीसी डिस्कस कर लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी एम एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, motor, cognitive, socio-emotional, ethical and cultural aspect of a children age of 3 to 6. NCERT will develop the national curriculum and pedagogical framework for early childhood education, यानी NCPFECE यानी नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईसीसी। ठीक है, ये काफी बड़ा हो जा रहा है, आप इसको याद करें। कई बार ये यहाँ पे जो फुल फॉर्म ये दे रखा है शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है सीटेट में या फिर यूपी टेट में, या फिर स्टेट में भी स्टेट एग्जाम में भी पूछ लेता है। यानी जो एनईपी 2020 में डिसाइड किया था इस ईसीसी में, उसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के शारीरिक यानी फिर उसके बाद फिर प्रेरक यानी मोटर यानी उनके फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी माइंड डेवलपमेंट, सामाजिक भावनात्मक यानी सोशियो इमोशनल, एथिकल एंड और सांस्कृतिक पहलुओं का समग्र विकास का लक्ष्य। ठीक है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी टोटली मिला के 360 डिग्री पे जो बच्चों का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे उसके बारे में बात करी गई थी। यानी इसी में 360 डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई थी। बेसिकली आप लोग याद रख लेंगे 360 और उसके अंदर में सब कुछ आता है। ठीक है, यानी वहाँ पे आ जाएगा क्या, वहाँ पे आ जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट आ जाएगा, मोटर, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, कल्चर एस्पेक्ट ऑफ हर एक चीजें जो भी है सारी आ जाएंगी इसके अंडर में, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। एनसीईआरटी द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शैक्षिक ढांचा यानी NCPFECE का विकसित किया जाएगा। यानी ठीक है, वही चीज है, ट्रांसलेटेड करके मैं आपको। एनसीईआरटी एक ऐसा करिकुलम बनाएगी नेशन वाइड जो कि सारे बच्चों के लिए काम करेगा। 360 डिग्री पे बच्चों का डेवलपमेंट के बारे में वहाँ पे डिस्कस होगा। यानी उसके अंदर क्या आएगा, फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल या कल्चर एस्पेक्ट, हर तरीके के बच्चे उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। ऐसा करिकुलम बनाया जाएगा। ईसीसी के अंडर में एनईपी 2020 के अंदर बोला गया था कि बच्चों के जीवन के उनके 6 वर्ष को सुरक्षित करना, जिसमें मस्तिष्क का 85% जो पोर्शन होता है वो डेवलप होता है। यानी जब बच्चा 6 साल तक होता है तब उसका जो माइंड होता है वो 85% तक डेवलप होता है, तो उस टाइम पे बच्चे पे ज्यादा प्रेशर न पड़े, और इसलिए एनसीईआरटी एक ऐसा सिलेबस बनाएगा जिसमें बच्चे को बहुत प्रेशर भी ना पड़े और बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करे, सीखे, होलिस्टिक हैप्पीली 360 डिग्री में जो डेवलपमेंट होता है उसके अंडर में करके वो चीजों को सीखे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन, बुनियादी साक्षरता एवं असंख्यात्मकता, यानी एनईपी 2020 डेजिग्नेट एफएलएन as an urgent national mission. It's dedicate that every child must acquire that ability to read, comprehension and perform basic number and mathematics.
एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन बाय द एंड ऑफ क्लास थर्ड, यानी ठीक है। एनईपी 2020 के बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक एफएलएन को एक अति महत्वपूर्ण एवं तत्कालीन राष्ट्रीय मिशन घोषित कर दिया गया था। एनईपी 2020 के द्वारा जो एफएलएन था उसको राष्ट्रीय इमरजेंसी की टाइप का मतलब बना दिया कि इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को कक्षा थर्ड के अंत तक समझ के साथ पढ़ने व बुनियादी गणितीय संख्या यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी यही जो बोल रहा है कि बेसिक न्यूमरेसी, मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये सब चीजें आना प्रारंभ होना चाहिए बेसिक, यानी क्लास थर्ड तक जब तक बच्चा जाएगा। तो इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि ये क्लास थर्ड के अंत तक जब तक बच्चा जाए वहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन वो सब करना सीख जाए, बेसिक चीजें एटलीस्ट। एग्जांपल अंडर द निपुण भारत मिशन, यानी निपुण भारत, यानी इसका यहाँ पे डायरेक्ट सीटेट में या यूपीटेट में आपको डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। क्लास थर्ड चाइल्ड शुड बी एबल टू रीड 45 to 60 वर्ड पर मिनट फ्लुएंटली एंड सॉल्व सिंपल 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। कक्षा 3 के बच्चों को 1 मिनट में कम से कम 45 से 60 शब्द प्रवाह के साथ पढ़ने व 3 अंक के साधारण घटाव के सवालों को हल करने में सक्षम होना चाहिए। यानी जब एफएलएन के अंडर में, यानी क्लास थर्ड का जो बच्चा होगा वो मिनिमम पर मिनट, यानी इस चीजों पर मिनट जो है 45 to 60 वर्ड यहाँ पे पढ़ पाए फ्लुएंसी के साथ, और मिनिमम 3 डिजिट का सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो चलिए आगे देखते हैं। द फंडामेंटल की विदाउट विच एनी फर्दर स्कूलिंग और एडवांस एजुकेशन बिकम मीनिंगलेस फॉर चाइल्ड, यानी वह बुनियादी आधार साथ जिसके बिना आगे की कोई भी स्कूली पढ़ाई बच्चे के लिए पूरी तरह से निरर्थक हो जाती है। यानी अगर एफएलएन को कंप्लीट अच्छे तरीके से यहाँ पे इस रूल को फॉलो ना किया है, यानी क्या था, कक्षा थर्ड तक जो बच्चा हो तो मिनिमम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करना सीख जाए, और फ्लुएंसी के साथ एक्सप्रोनेंस, थोड़ा बहुत जो प्रोनाउंसिएशन है उनको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोनाउंसिएशन रीडिंग पढ़ना शुरू कर दे। इस चीज को अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल होगा वो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, और वो आगे चीजों को सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसका अगर आधार से, यानी उसका जो फंडामेंटल की है ना, वो अगर वो अच्छी नहीं रहेगी तो आगे की जो एडवांस्ड जो एजुकेशन आएंगे वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, यही कहना था। यानी की पेडागोजिकल शिफ्ट, यानी शिक्षण विधियों के प्रमुख बदलाव क्या थे, यानी पैरामीटर, पुरानी रटने की पद्धति, जो एनईपी 2020 में यहाँ पे जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो क्या क्या था। पैरामीटर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पुराने रटने की विधियों थे उसको बदल करके नई शिक्षा नीति जो ले आई गई, उनके अंदर में क्या क्या बदलाव किए गए इसके बारे में डिस्कस करें। लर्निंग स्टाइल, यानी सीखने का क्या तरीका होगा एनईपी 2020 के अनुसार। यानी अब इससे देखिए, रोट मेमोराइजेशन को बंद करेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है सीटेट में और यूपीटेट में कि रोट मेमोराइजेशन अलाउड है कि नहीं, यानी उससे बच्चा सीख पाता है कि नहीं। तो रोट मेमोराइजेशन को बंद करके वहां पे यहाँ पे एनईपी 2020 के अनुसार रोट मेमोराइजेशन को बंद करके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और फिर करिकुलम कंटेंट क्या होगा, डेंस और हैवी टेक्स्ट बुक, यानी भारी और जो संघ पुस्तकें, यानी जो पोल्ड पुराना जो पद्धति था इसको हटा के, यानी बहुत ज्यादा टेक्स्ट और यहाँ पे जो हैवी टेक्स्ट और बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह या बहुत सिलेबस होता था उसको हटा करके अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस टू द कोर एसेंशियल, यानी केवल आवश्यक एवं बुनियादी बातें। यानी एनईपी 2020 के अनुसार जो पुराने का स्ट्रक्चर था उसको हटा करके यहाँ पे जो रिड्यूस करके जो कोर एसेंशियल चीजें होंगी, सिर्फ वही बुनियादी बातें, वही सिर्फ बच्चों को पढ़ाई वो सिखाई जाएंगी। ठीक है, असेसमेंट का क्या तरीका होगा, जो पुराना चला आ रहा था वो सबमिटिव था, यानी साल के अंत में एक बोर्ड परीक्षा होती थी, उसी के रिजल्ट के थ्रू बच्चे का असेसमेंट किया जाता था। लेकिन अब उसको बदल करके यानी एनईपी 2020 में फॉर्मेटिव एवं कंटिन्यूअस, यानी रचनात्मक और सतत मूल्यांकन, यानी कंटिन्यूअस, यानी पूरे साल बच्चे का जो होगा असेसमेंट करा जाएगा, ना कि सिर्फ जैसे कि पुराने पद्धति के अनुसार, यानी जो पुराना सिस्टम चला रहा था उसमें सिर्फ साल के अंत में जो असेसमेंट हो जाता था, एक एग्जाम करा करके बच्चे का रिजल्ट निकाल देते थे, पास या फेल के अनुसार उसको नेक्स्ट क्लास में भेज देते थे। उसको हटा करके फॉर्मेटिव एंड कंटिन्यूअस, यानी रचनात्मक और कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी पूरे साल उसका तो असेसमेंट किया जाएगा। पेडागोजिकल अप्रोच क्या हो गया, शिक्षण दृष्टिकोण, जो पुराना सिस्टम था वो टीचर सेंट्रिक था, उसको बदल करके लर्नर सेंट्रिक एवं एक्सपेरिमेंटल, यानी शिक्षार्थी केंद्र व अनुभवात्मक, यानी यहाँ पे टोटल जो है लर्नर सेंट्रिक बना दिया जाएगा, यानी बच्चे के अनुसार एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाएगा, स्कूल को बच्चे के अनुसार ढाला जाएगा, ना कि जो टीचर के अनुसार बच्चे को ढाला जाएगा। ये सिस्टम जो बनाएगा लर्नर सेंट्रिक, यानी बच्चे के अनुसार, यानी स्टूडेंट के अनुसार सिस्टम को डेवलप किया जाएगा और टोटली एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो, ताकि वहाँ पे उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो हो
वो बिल्कुल बेसिक से ही, स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाए, ताकि बच्चे को आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आसानी से वो झेल पाए और उनको आसानी से उनको सॉल्व करके आगे बढ़ पाए लाइफ में। इसी चीज को यहाँ पे एनईपी 2020 में बदला है। मेन चीज आप देखेंगे तो एनईपी 2020 में क्या पूछा था, तो जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया गया। उसके बाद जो टेक्स्ट बुक थे, बहुत ज्यादा सिलेबस था, उसको हटा करके कोर एसेंशियल चीजें पढ़ाई जाएंगी ताकि बच्चे पे प्रेशर कम हो। फॉर्मेटिव एवं कंटिन्यूअस असेसमेंट किया जाएगा, यानी लाइफ, यानी जब बच्चे को पढ़ाया जाएगा उसी टाइम पढ़ाने के दौरान ही असेसमेंट करा जाएगा फिर, और पूरे साल, यानी पूरे साल जैसे वीकली, मंथली, फिर 2 मंथली, 3 मंथली ऐसे असेसमेंट कराया जाएगा ताकि बच्चों का जो प्रोग्रेस है उसको हमेशा एक ऐसा एक फॉर्मेट में बनाया ताकि उसका पता रहे कि बच्चा किस सब्जेक्ट में या फिर कहाँ लैग करता है, उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस करा जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा। एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाएगा, वो लर्नर सेंट्रिक होगा, वह टोटली एक्सपेरिमेंटल होगा ताकि उनका क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो पाए। ये था एनईपी 2020 का मेन की पॉइंट्स था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या था, अनुभवात्मक शिक्षण कैसे करा जाएगा एनईपी 2020 में, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। मूविंग अवे फ्रॉम पैसिव लिसनिंग टू द एक्टिव एंगेजमेंट, यानी निष्क्रिय होकर सुनने के बजाय सक्रिय होकर के सीखने की ओर कदम बढ़ाना है। एनईपी 2020 में ऐसा बोला गया था कि बच्चे को सिर्फ पैसिव लर्निंग नहीं करना, उसको जब हम क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए। बच्चे से बार बार अगर उसको एंगेज करो ताकि बच्चा जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनमें एंगेज रहे और चीजों को एंटरटेन, यानी जॉयफुल होकर के चीजों को सीख सके। इट्स इंक्लूड इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट, इंटीग्रेशन, ठीक है, यूजिंग ड्रामा, यानी आप ड्रामा करेंगे, फिर ड्राइंग भी करेंगे, म्यूजिक टू टीच एकेडमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या कि इसमें कला एकीकरण, यानी कला, नाटक, संगीत के द्वारा विषयों को सिखाना, यानी टोटली प्ले वे में नाटक कर करके, एक्टिंग कर करके, और उसको म्यूजिक के थ्रू, या फिर ऐसा खेल एकीकरण, यानी फिर स्पोर्ट इंटीग्रेशन यूजिंग फिजिकल एक्टिविटी टू लर्न स्पीड एंड मेजरमेंट कोऑर्डिनेशन, यानी खेल एकीकरण, यानी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम के द्वारा गति व टीम वर्क को सिखाना भी शामिल है। यानी जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसमें बच्चा को पैसिव नहीं रखना, उसको एक्टिव रखना है, यानी उसको निष्क्रिय नहीं, उसको सक्रिय रखना है। और बिल्कुल आर्ट, यानी अगर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखाना तो उसको, उसके लिए अगर हमें ड्रामा करना पड़े, ड्राइंग करना पड़े, म्यूजिक की हेल्प लेकर बच्चों को सिखाना पड़े एकेडमिक कॉन्सेप्ट को, तो वो भी उसकी हेल्प लेकर के हम सिखाएंगे। स्पोर्ट का इंटीग्रेशन, यानी फिजिकल एक्टिविटी टू लर्न स्पीड, यानी अगर स्पीड के बारे में सीखना है, यानी गति के बारे में सीखना है, तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी कराई जाए। मेजरमेंट के बारे में सीखना है तो उस टाइप से बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं, उसके थ्रू उनको सिखाएंगे, या फिर कोऑर्डिनेशन करेंगे उसके अनुसार, ठीक है, टीम वर्क। इन मैथ क्लास, इंस्टेड ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग द फॉर्मूला फॉर एरिया and teacher asks the student to measure the school kabaddi ground using the foot step and calculate the area practically। हम गणित की कक्षा में क्षेत्रफल यानी एरिया का सूत्र रटने के बजाय शिक्षक छात्रों को स्कूल में कबड्डी के मैदान को कदमों से नाप करके उसका व्यवहारिक क्षेत्रफल निकालने के लिए कहते हैं। यानी जो होगा ऐसा कि अगर मान लीजिए हम उसको मैथ पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे हमें एरिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो एरिया कैसे निकालना है, उसको सिर्फ फार्मूला ना रटा दें, बल्कि उसको कबड्डी का, जो टीचर ऐसा बोलता है कि जाओ कबड्डी के ग्राउंड में कदमों के थ्रू नाप करके उसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कैसी कराई जाएगी उसके बारे में बताया एग्जाम पे, ठीक है। तो आगे चलिए, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट बुक पेजेस टू इनटू द रियल वर्ड्स, फील एंड डू एक्शंस, यानी मान लीजिए कोई लेसन है, तो अगर वो बहुत ही ऐसे सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट, अब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें टेक्स्ट ही होगा ना, बहुत सारा टेक्स्ट होगा, तो उसको रियल वर्ड में हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए बहुत सारा ड्रामा करना पड़ेगा। और कोई बच्चे को राजा बना दिया, किसी और बच्चे को, स्टूडेंट को, कुछ और स्टूडेंट्स को वहाँ पे आप ऐसा कर देंगे कि वो उनके अगेंस्ट में जो उनकी प्रजा है उनको बना देंगे, फिर उनका कोई शत्रु बना देगा, कोई राज्यपाल बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, कोई पीएम बन जाएगा। इस तरह से चीजें बना करके उनको रियल वर्ड की चीजें सिखाएंगे, इसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराया जाएगा, ठीक। यानी टोटली ये होगा कि बच्चों को बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के थ्रू सिखाएंगे। और चलिए आगे जो वोकेशनल इंटीग्रेशन एंड कोडिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है लैंग्वेज पॉलिसी एंड मल्टीलिंग्विज्म, यानी उसके बारे में पढ़ेंगे, और काफी अभी चीजें बची हुई हैं, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे जेंडर इंक्लूजन फंड्स, यानी सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपका जो पेड कोर्स होते हैं बहुत सारे टीचर्स के, उनके उस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। वीडियो काफी लंबी जा रही है तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, आप 1.5x पे बढ़ा करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इतना डिटेल में एक चीज को
एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें टाइम लगता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को है जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज जो आगे का पोर्शन उसको आगे डिस्कस करेंगे और आप बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनाऊं, तो उस हिसाब से मैं वीडियो को बनाऊंगा। थैंक यू गाइज। हेलो एवरीवन, कंप्लीट एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो का 4th पार्ट है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये वीडियो का किस एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो वो हो गई सीटेट, यूपीटेट, DSSB, केवीएस या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें एनईपी 2020 को पूछा जाता है। उसमें कम्प्लीटली है, किसी भी कोचिंग के कंटेंट को आप मैच कर लेंगे तो उस लेवल का आपको कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे हम यहाँ पे फंडामेंटल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल और सेकेंडरी स्टेज ये कंप्लीट कर चुके हैं। पेडागोजिकल जो शिफ्ट आया था एनईपी 2020 में पुराने से नए में, इसको भी प्रॉपर तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं। पुरानी वीडियो हम देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है पुराना वाला उसको एक साथ कंपाइल करके। तो प्रिपरेटरी स्टेज क्या होता है, इसमें बच्चे की जो उम्र होती है वो 8 से 11 साल की होती है और यहाँ पे बच्चा जो होता है क्लास 3rd से लेकर 5th तक होता है। कई बार सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी स्टेट एग्जाम में या फिर केवीएस वगैरह में, DSSB में पूछ लेता है प्रिपरेटरी स्टेज में एज क्या होती है बच्चे की और वो किस क्लासरूम में होता है। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्ले एंड डिस्कवरी, यानी संचरित खेल और खोज की शुरुआत। यानी जब बच्चा क्लास 3rd से 5th क्लास के बीच में होगा उसको स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड प्ले और डिस्कवरी वे में उसको पढ़ाया जाएगा। और इंटरेक्टिव क्लासरूम, यानी इस एज में बच्चा होगा तो उसको इंटरेक्टिव यानी संवादात्मक कक्षा अधिगम के थ्रू पढ़ाया जाएगा। यानी क्लासरूम को जो बहुत ही इंटरेक्टिव बनाया, यानी वहाँ पे प्ले वे मेथड भी यूज किया जाएगा। उसको टेक्स्ट बुक और उसको विजुअलाइजेशन या फिर चीजों को दिखा करके, समझा करके, ड्रामा कर करके चीजें सिखाई जाती थी ताकि बच्चा इंगेज रहे। जब वो क्लासरूम में रहे तो बच्चा इंगेज रहे, ज्यादा चीजें सीख पाए और हर तरीके से बच्चा प्रिपेयर रहे कि उसको क्या सिखाया जा रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट टेक्स्ट बुक, लैंग्वेज, मैथ्स एंड साइंस, यानी हल्की पाठ्य पुस्तकों की शुरुआत, यानी भाषा, विज्ञान और गणित। यानी जब इस फेज में बच्चा होगा, यानी प्रिपरेटरी स्टेज में जब बच्चा होगा तो यहाँ पे लाइट टेक्स्ट बुक, यानी जिसमें लैंग्वेज, मैथ और साइंस धीरे धीरे उसको इंट्रोडक्शन के थ्रू लाई जाएगी ताकि वो उसके यूज टू हो जाए, वो करने के यूज टू हो जाए। यानी स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम इनफॉर्मल प्ले टू स्ट्रक्चर लॉजिकल थिंकिंग, यानी इनफॉर्मल प्ले से उसको जो ट्रांसफर किया जाएगा बच्चे को, उसको स्ट्रक्चर लॉजिकल थिंकिंग, यानी एक स्ट्रक्चर लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू, यानी मैथ, लैंग्वेज, मैथ और साइंस उसको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे सिखाने की कोशिश करी जाएगी। ये भी प्रिपरेटरी स्टेज होता है। ऐसा आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिस्कवरी भी कराई जा रही है, मैथ भी कराया जा रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज भी कराया जा रहा है और चीजों को उसको विजुअलाइजेशन और एक्सपेरिमेंटल वे में बिल्कुल सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब मिडिल स्टेज में आप देखेंगे तो बच्चा यहाँ पे 11 से 14 साल का हो चुका, क्लास 6 to 8 में आ गया यहाँ पे, यानी मध्य चरण में आ चुका बच्चा। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर फॉर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, यानी अमूर्त अवधारणाओं के लिए विषय शिक्षकों की शुरुआत यहाँ पे कर दी जाती है बच्चों के लिए। ठीक है, फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी अनुभवात्मक शिक्षा की ओर जोर दिया जाता है। जब क्लास 6 to 8 में बच्चा होगा तो उसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के थ्रू सिखाने की कोशिश करी जाएगी, उस पर जोर दिया जाएगा कि बच्चा एक्सपेरिमेंट कर करके चीजों को सीखे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कोडिंग, वोकेशनल एजुकेशनल बिगिनिंग, यानी कंप्यूटर कोडिंग की शुरुआत अभी देखेंगे एनईपी 2020 में, तो कंप्यूटर कोडिंग की यहाँ पे शुरुआत करी जाती है, एक्सपेरिमेंटल चीजों की शुरुआत करी जाती है जब इस फेज में बच्चा होता है। स्टेज यानी स्टेज, मिडिल स्टेज में जब बच्चा होगा तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कंप्यूटर कोडिंग और वोकेशनल चीजें सिखाई जाएगी ताकि बच्चा जब आगे बड़ा हो उसको ऐसा फील ना हो कि वो जॉब के लिए रेडी नहीं है, उस टाइप का उसकी नॉलेज ना हो जैसे कि पुराने टाइम पे होता था। बट एनईपी 2020 में इस चीज को मॉडिफाई किया गया है कि भाई जब बच्चा स्कूल से निकले तो वो जॉब करने के लिए एटलीस्ट अपना खर्चा उठाने के लिए उतना उसके पास स्किल्स हो, उतने नॉलेज हो कि वो चीजों को करके अपना जो जीवन है वो उसको यापन कर पाए। ठीक है, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग और कोडिंग को स्ट्रिक्टली क्लास 6 से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया एनईपी 2020 में। एक्सपेरिमेंटल भी कराया जा रहा है, कोडिंग भी कराई जा रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें वोकेशनल इंटीग्रेशन एंड बैगलेस डेज, यानी स्टूडेंट विल लर्न practical skills like carpentering, gardening, electric works and potteries, including a mandatory 10 days bagless period to intern local vocational experts. व्यवसायी एकीकरण और बस्ते रहित दिन, यानी जो यहाँ पे एनईपी 2020 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि विद्यार्थियों को 10 डेज ऐसा होगा जहाँ पे वो बढ़ई का काम सीखेंगे, बागवानी सीखेंगे, विद्युत इलेक्ट्रिक का कार्य यानी विद्युत कार्य सीखेंगे,
मिट्टी के बर्तन बनाना जैसे कौशलों को सीखेंगे। ऐसा 10 डेज ऐसा उनके स्कूल पीरियड में ऐसा 10 डेज रखा जाएगा जहाँ पे ये सब चीजें सीखेंगे बच्चे। कभी इलेक्ट्रिक का काम सीखेंगे, कभी कारपेंट्री यानी बढ़ई वाला काम सीखेंगे, कभी गार्डनिंग का काम सीखेंगे। यानी उनको लर्निंग के साथ साथ काम और लाइफ की जो स्किल है उसको भी सिखाया जाएगा, ऐसा वोकेशनल इंटीग्रेशन और बैगलेस डेज में एनईपी 2020 के थ्रू यहाँ पे बताया गया। इंश्योर एटलीस्ट 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड टू द वोकेशनल एजुकेशन, यानी 50% जो बच्चे होंगे वो वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू एक्सपोज हों, उनको वो चीजें सिखाई जाएं, ऐसा एनईपी 2020 में कराया गया था। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज जो यहाँ पे उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी स्टेज में यहाँ पे अब बच्चा जो हो गया है वो 14 से 18 साल की उम्र का बच्चा हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी ब्लॉक्स होता है, यानी 4 वर्ष का बहुविषयी ब्लॉक होता है यहाँ पे, यानी 4 विषय, यानी जैसे 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ऐसे 4 साल हो गए। यहाँ पे बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, यानी फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइसेस होंगी, यानी फिजिक्स अलॉन्ग साइड म्यूजिक, यानी फिजिक्स के साथ साथ वह भौतिक के साथ साथ वह संगीत को भी सीख सकता है। ठीक है, सेमेस्टर बेस और ट्वाइस ईयर बोर्ड एग्जाम, यानी सेमेस्टर या फिर वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी ताकि बच्चों को ज्यादा बर्डन न पड़े, वो चीजों को सीखें लेकिन एक्सपेरिमेंटल वे में सीखें, और ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। उनको जो चॉइस है, यानी एक कोर सब्जेक्ट होगा उसके साथ वो उनके पास ऑप्शंस होंगे जिनमें से वो बच्चे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। यानी अगर कोई बच्चा साइंस के साथ म्यूजिक सीखना चाहता है तो वो म्यूजिक सीख सकता है। कोई बच्चा आर्ट के साथ कोई सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ना चाहता है, मान लीजिए उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट है, उसको फिजिक्स भी पढ़ने दिया जाएगा। यदि कोई बच्चा कॉमर्स का है और उसको वो चाहता है कि वो आर्ट पढ़े या फिर वो चाहता है कि वो साइंस पढ़े, तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसमें एक सब्जेक्ट चूज कर सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स। ठीक है, आप ये तो चलिए आगे देखते हैं कि आप यहाँ पे यानी जो एनईपी 2020 में पुराने से नए में क्या शिफ्ट हुआ था उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुराने में क्या था कि रोट मेमोराइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया था, उसको हटा करके यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया गया, यानी रटने की प्रवृत्ति को हटा के अवधारणात्मक समझ पर ज्यादा ध्यान दिया गया। हाईवे टेक्स्ट की जगह यहाँ पे कोर एसेंशियल चीजें, यानी केवल बुनियादी आवश्यक बातें ही उनको बच्चों को पढ़ाई जाएगी ताकि बच्चों को ज्यादा प्रेशर ना पड़े। टीचर सेंट्रिक से उसको चेंज करके लर्नर सेंट्रिक कर देगा, यानी जो एजुकेशन सिस्टम था पहले टीचर सेंट्रिक था, अब उसको चेंज करके लर्नर सेंट्रिक बना दिया गया। सबमिटिव एग्जामिनेशन होते थे, यानी साल के अंत में एक एग्जाम कर दिया था बोर्ड एग्जाम, जिससे उनका असेसमेंट किया था सबमिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू, लेकिन उसको चेंज करके फॉर्मेटिव असेसमेंट कर दिया गया, जिसमें क्या होता है फॉर्मेटिव में कंटिन्यूअस उनका असेसमेंट किया जाएगा टाइम टू टाइम। जैसे मान लीजिए उनका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली उनका एग्जाम ले लिया जाएगा, या फिर टीचर क्लासरूम के ही अंदर एक छोटा सा एग्जाम वो करा देगी। इस टाइप से चीजें करें ताकि बच्चों का असेसमेंट होता रहे, ऐसा ना हो कि बच्चों वहाँ पे फिक्स रहे। यानी रोट मेमोराइजेशन, यानी इन चीजों को हटाए, रोट मेमोराइजेशन, हैवी टेक्स्ट और टीचर सेंट्रिक और सबमिटिव असेसमेंट, ये डायरेक्ट आएगा, तो इस चीज को हटा गए। यहाँ पे आप देखें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कोर एसेंशियल्स, लर्नर सेंट्रिक और फॉर्मेटिव असेसमेंट, यहाँ पे 2 जोड़ दिया गया एनईपी 2020 में। ठीक है, कीवर्ड्स क्या हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इनको हटा गया। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ध्यान दिया गया, ऐसा आप एनईपी 2020 में है, इसको यहाँ पे याद कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर चुके थे। वोकेशनल इंटीग्रेशन के बारे में भी हम अभी पढ़ लिए हैं। यहाँ पे वही जो 10 दिन के लिए एनईपी 2020 क्लास 6 में एनईपी 2020 इंट्रोड्यूस मैंडेटरी 10 डेज बैगलेस पीरियड वेयर स्टूडेंट इंटर्न विद लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स इंट्रोड्यूस कंप्यूटर कोडिंग और फ्रॉम क्लास 6, यानी कक्षा 7 से लेकर के ही बच्चों को वोकेशनल यानी कंप्यूटर की कोडिंग को सिखाना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे बच्चे के 10 दिन ऐसे होंगे जिसमें बढ़ई का काम सीखेगा, बिजली का काम सीखेगा, बागवानी और मिट्टी से बने बर्तनों के व्यवसायों को बनाने व करने के बारे में सीखेगा। ठीक है, कक्षा 6 के छात्र मिट्टी के पके हुए बर्तनों के विज्ञान व घूर्णन बल यानी रोटेशनल फोर्स को समझने के लिए स्थानीय कुम्हार के पास जाते हैं और मिट्टी का बर्तन बनाना सीखते हैं। यानी 10 डेज ऐसा होगा जिसमें बच्चा जो लोकल कुम्हार होता है उस एरिया में, उसके पास जाकर के रोटेशनल फोर्सेज यानी घूर्णन बल के बारे में सीखेंगे और मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, इंश्योरिंग एवरी स्टूडेंट लीव स्कूल एट लीस्ट 1 लाइफ रेडी फॉर द वोकेशनल स्किल्स एंड रिस्पेक्ट फॉर द फिजिकल लेबर्स, यानी सुनिश्चित करना कि हर छात्र स्कूल समय कम से कम एक व्यवहारिक कौशल सीख करके निकले और शारीरिक श्रम का सम्मान करना सीखे। यानी जब जो बच्चा होता है वो जब स्कूल से बाहर निकले तब उसको इतना पता होना चाहिए कि जो शारीरिक श्रम यानी फिजिकल लेबर है उनकी रिस्पेक्ट करना उसको आना चाहिए, और कम से कम एक वोकेशनल रेडी यानी लाइफ रेडी वोकेशनल स्किल्स वो सीख करके स्कूल से बाहर निकले। ठीक है,
अब चलिए लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में हम सीख लेते हैं, यानी लैंग्वेज पॉलिसी एंड मल्टीलिंगुअल, यानी भाषा नीति और बहुभाषावाद के बारे में हम सीख लेते हैं। यानी मदर टंग्स एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी मातृभाषा में शिक्षा, जो एनईपी 2020 में था, मतलब एक रूल बनाया गया जिसमें एनईपी की जो शिक्षा होगी, जो एजुकेशन उसको जो होम लैंग्वेज होगी, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज होगी, उसके बच्चों को सिखाया जाएगा एटलीस्ट मिनिमम क्लास 5th तक। यानी एनईपी 20 स्ट्रॉन्ग एडवोकेट दैट where possible and medium of instruction until at class 5th, but probably will till class 8 and beyond will be the home language, mother tongue, local language and regional language। यानी ठीक है, एनईपी 20 में दृढ़ता से सिफारिश करती है कि जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5, यानी मिनिमम कक्षा 5 तक तो बच्चे को मदर टंग में तो सिखाना ही है, उसके बाद अधिकतम कक्षा 8 तक या उससे आगे भी तक, मतलब मैक्सिमम जो मैक्सिमम कक्षा 8 तक है यानी क्लास 8 तक, और जो मिनिमम हो क्लास 5 तक उसको मल्टी लैंग्वेज यानी मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, जहां से बच्चा बिलोंग करता है वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बच्चे को मिनिमम कक्षा 5 तक पढ़ाया जाए और मैक्सिमम कक्षा 8 तक। ठीक है, और अगर उसे आगे भी पॉसिबल है तो पढ़ा सकते हैं। उसमें क्या शिक्षा का घरेलू भाषा, मातृभाषा व स्थानीय भाषा व क्षेत्र की भाषा होगी। ठीक है, वही चीज बताई गई है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम क्लास 5 तक यहाँ पे बच्चे को मदर टंग में सिखाया जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम क्लास 8 तक बच्चे को मदर टंग सिखा सकते हैं, उसके बाद भी सिखा सकते हैं अकॉर्डिंगली, अगर जरूरत है तो ठीक, अदरवाइज उसको मल्टी लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। ठीक है, इन अ साइंस क्लास in Gujarat, a teacher explained the concept of living and non-living things in Gujarat first, so that children understand that scientific concept quickly before moving to the English terms। यानी गुजरात के एक विषय वर्ग में जो शिक्षक होता है वो सजीव व निर्जीव की अवधारणा को पहले गुजराती भाषा में सिखाया जाएगा। जो कि मान लीजिए गुजरात से कोई बच्चा है और गुजरात में कोई स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, तो जो वहाँ का टीचर होगा, जो उनके स्कूल का टीचर होगा, वो उनको पहले जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है यानी गुजरात की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें जो साइंस का कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाए, उसके बाद उसको अंग्रेजी भाषा में सिखाए, ताकि बच्चे को जो पहले वैज्ञानिक अवधारणा उसको आसानी से समझ सके और उसको प्रॉब्लम ना हो। लैंग्वेज शुड बी द व्हीकल ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट, नॉट द बैरियर ऑफ द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। यानी जो भाषा है, भाषा को अवधारणाओं को सीखने का माध्यम बनाना चाहिए, यानी बौद्धिक विकास के मार्ग में बाधा ना बनना चाहिए। ऐसा मतलब बोला गया एनईपी 20 में। जो लैंग्वेज है वो इंटेलेक्चुअल का बैरियर नहीं बनना चाहिए, वो एक माध्यम होना चाहिए ताकि बच्चा उससे चीजों को सीख पाए। एनईपी 20 ने बताया कि जो लैंग्वेज है वो बैरियर नहीं, लर्निंग कॉन्सेप्ट लर्निंग में लैंग्वेज को बैरियर नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए 3 लैंग्वेज फार्मूला में यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। द 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू टू बी implemented with the greater flexibility. At least 2 of the 3 language must be native to India. No language will be imposed on any states. यानी त्रिभाषा सूत्र को अधिक लचीलेपन के साथ लागू किया जाना चाहिए। 3 भाषा सूत्र में कम से कम 2 भाषाएं, यानी जो मिनिमम 2 लैंग्वेज होगी वो भारतीय मूल यानी देसी लैंग्वेज होगी, यानी वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो एक लैंग्वेज होगी, थर्ड लैंग्वेज, वो इंग्लिश हो सकती है, कोई और लैंग्वेज फ्रेंच हो सकती है, या फिर एनी लैंग्वेज हो सकती है, अकॉर्डिंग जैसा बच्चा चाहता है, उसको जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस चीज टाइप की चीजें पढ़ाई जाए। वो भी तब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम क्लास 5 तक, आज तक तो उसको मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही या मैक्सिमम क्लास 8 तक मदर टंग में, उसके बाद ही बच्चों को जो थर्ड लैंग्वेज है वो सीखने के पे जोर दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला था, उसमें ये भी दिया गया था कि भाई किसी भी राज्य पर, यानी कोई भी राज्य होगा उस पर कोई भी लैंग्वेज को थोपा नहीं जाएगा कि नहीं तुम ये लैंग्वेज पढ़ाओ ही पढ़ाओ। वहाँ की जो मूल भारतीय लैंग्वेज, यानी मान लीजिए कि अब साउथ में क्या होता है, वहाँ पे कन्नड़ा पढ़ाई जाती है और सारी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे हम हिंदी थोपेंगे नहीं। ठीक है, अब हम हिंदी, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक स्कूल है जहाँ पे अब आप वहाँ पे गुजराती नहीं थोप सकते, बिकॉज वहाँ पे बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही आप इंग्लिश सिखा सकते हो, द बूस्ट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ इन यंग चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों को संज्ञानात्मक लचीलेपन व मानसिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषावाद का समर्थन करना। यानी जो मल्टीलिंगुअल का जो वो प्रमोट क्यों किया जाएगा, क्योंकि बच्चों का जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है और न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट करने के लिए, ना कि उसको डिग्रेड करने के लिए। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है, यूपी का कोई बच्चा है, उसको आप चाइनीज में ही फर्स्ट क्लास में सिखाना कर देंगे तो उसके लिए वो बैरियर बन जाएगा ना, उसकी कैसे सीखेगा, वो नहीं सीख पाएगा। पर वही अगर आप क्लास 5 के बाद उसको धीरे धीरे आप इंग्लिश के साथ इंटीग्रेशन करना शुरू कर देंगे या कोई भी दूसरी लैंग्वेज इंटीग्रेशन करना जिससे बच्चा रिलेट कर पाए और उसके मदर टंग को ध्यान में रखते चीजें सिखाएंगे, तो धीरे धीरे बच्चे
का जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ होगा वो बच्चे की बूस्ट होगी, ना कि वो कम होगी, ठीक है। इसलिए जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था उसमें आप ये देखेंगे कि 2 लैंग्वेज मिनिमम इंडियन होनी चाहिए या फिर लोकल वहाँ की जो भारतीय मूल भाषा जहाँ से बच्चा बिलोंग करता है वो होना चाहिए, और थर्ड लैंग्वेज आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश को विदेशी, सारे काम तो इंग्लिश में होता है लेकिन उसको इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज मानी जाती है, इसलिए वहाँ पे इंग्लिश चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और वो स्टेट वाइज भी होगा, ठीक है। और इक्विटेबल एजुकेशन SEDG ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सीटेट में, यूपीटेट में या किसी भी जहाँ पे CDP का पोर्शन होता है यहाँ पे पूछ सकता है। सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, ये बहुत ही स्टार पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेंगे और इसको आप याद भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हर बार इससे सीटेट से क्वेश्चन आता है, सेग्रीगेशन वगैरह यहाँ पे चीजें पूछी जाएंगी। तो चलिए देखो, सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। CP 2020 के कैटेगराइज डिसएडवांटेज स्टूडेंट टू द SEDGS बेस्ड ऑन जेंडर, फीमेल और फिर ट्रांसजेंडर, यानी सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी यानी SC ST OBC या माइनॉरिटी, या फिर जियोग्राफिकल आइडेंटिटी और डिसेबिलिटी। यानी NEP 2020 में वंचित छात्रों का लिंग, महिला, ट्रांसजेंडर या फिर सामाजिक सांस्कृतिक ऐसी पहचान, सांस्कृतिक पहचान यानी ST SC OBC या फिर अल्पसंख्यक, भौगोलिक पहचान या फिर विकलांगता के आधार पर SEDGS के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यानी NEP 2020 ने जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप थे, यानी जैसे ST SC OBC या फिर माइनॉरिटी या फिर जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज या फिर डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे थे, उनको एक कैटेगरी बना दिए ताकि उनको अलग से हेल्प प्रोवाइड करी जा सके, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक्टिव आउटरीच टू एंड कस्टमाइज सपोर्ट टू द ब्रिंग एजुकेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड कम्युनिटी। यानी NEP 2020 के अनुसार जो यहाँ पे जो कैटेगरी बनाई थी SEDGS, वहाँ पे क्या कहा था कि एक उपेक्षित समुदायों को दरवाजे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास, विशेष सहायता की योजना बनाई गई थी। ऐसा NEP 2020 में SEDG ग्रुप के जो कैटेगरी बनाई गई थी, वहाँ पे डोर स्टेप यानी घर के एकदम द्वार पे एजुकेशन सिस्टम को पहुंचाने के, यानी एजुकेशन सिस्टम को पहुंचाने, यानी शिक्षा को पहुंचाने के लिए नई योजनाएं बनाई गई थी, ठीक है। अब जेंडर इंक्लूजन फंड क्या थी, जेंडर समावेशी निधि के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्पेशल फंड सेट अप फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन फॉर द गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, यानी सच एज क्लीन एजुकेशन, सेफ ट्रांसपोर्ट, बाइस्किल और स्कॉलरशिप, यानी सभी लड़कियों, ट्रांसजेंडर छात्र होते हैं उनके छात्रों के लिए समान गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक विशेष कोष यानी एक समावेशी निधि यानी एक फंड बनाया गया जिसमें उनको स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित परिवहन, साइकिल और छात्रवृत्ति की व्यवस्था, यानी जो वहाँ पे स्कॉलरशिप की व्यवस्था करी गई थी, ऐसा ताकि उनको भी जो स्कूल में समान रूप से इंक्लूजन दिया जा सके, ठीक है। रूरल स्कूल्स receive specific funding from the gender inclusion fund to build the separate functional toilet for girls and transgender children to reduce schools dropout, यानी स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या को कम करने के लिए एक ग्रामीण स्कूल की लड़कियों व ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए अलग क्रियाशील शौचालय बनाने के लिए ट्रांसजेंडर समावेशन निधि से विशेष बजट प्राप्त होता है। यानी जेंडर इंक्लूजन को बिल्कुल मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो ऐसे बच्चे होते हैं, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं और जो ट्रांसजेंडर होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल फंड बनाया गया जहां पे उन बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट बनाया जाएगा, सेपरेट वहां पे, ताकि बच्चों को बुली ना किया जाए, ताकि बच्चों को जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाती है और स्कूलों को प्रोवाइड करती है ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाए जो थोड़ा सा अपने आप को अलग फील करते हैं, ठीक है। टारगेट फाइनेंशियल पुश टू एलिमिनेट द जेंडर गैप इन स्कूल्स रिटेंशन एंड एनरोलमेंट, यानी जो स्कूल शिक्षा में लिंग आधारित अंतर व ड्रॉप आउट दरों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक लक्षित वित्तीय सहायता प्रोवाइड करी गई थी। ऐसा था कि मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं या फिर दूसरे जो गर्ल्स होती हैं लाइक थोड़ी सी पुअर फैमिली से होती हैं, बिलोंग करती हैं, उनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, तो उन बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए, उनके ड्रॉप आउट को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जिसमें उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, उनके लिए अलग से टॉयलेट प्रोवाइड कराया था
और यानी सुरक्षित परिवहन और साइकिल और यानी स्कॉलरशिप भी उनको प्रोवाइड करी जाती थी ताकि बच्चे स्कूल में आ सकें और ज़्यादा सिर्फ स्कॉलरशिप और इन चीज़ों के लिए आ सकें ताकि उन्हें अलग सा ना फील हो और वो बिल्कुल स्कूल उनके पेरेंट्स उनको सिर्फ स्कॉलरशिप के लालच में ही भेजें, पर भेजें एटलीस्ट स्कूल तो आए बच्चे आके कुछ तो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थ्री लैंग्वेज फार्मूला को विजुअलाइजेशन के थ्रू हम यहाँ पे सीख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे थ्री लैंग्वेज फार्मूला, जैसे मैं आपको पहले बताया था, लैंग्वेज पॉलिसी एंड मेंटल यानी भाषा नीति व बहुभाषावाद के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट टीचिंग स्टूडेंट प्रेफरेबली टू बी द मदर टंग्स होम लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 5th यानी ग्रेड 5 तक, और प्रेफरेबली क्लास 8 यानी जो ग्रेड 8 तक है वहां तक, यानी कक्षा 5 तक मिनिमम जो मल्टीलिंगुअल को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अधिकतम जो है वो कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम यानी मातृभाषा होगा, यानी जो मदर टंग या घरेलू भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा जो भी जहाँ का बच्चा बिलोंग करता है, जहाँ से मान लीजिए अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है तो उसकी जो मातृभाषा होगी वो लैंग्वेज होगी। यदि कोई बच्चा ऑलमोस्ट एमपी से बिलोंग करता है उसको भी भाषा यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हिंदी होगी। महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो उसकी मराठी हो जाएगी, फिर गुजरात से बिलोंग करता है तो गुजराती, या फिर बंगाल से बिलोंग करता है तो बंगाली, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे साउथ से बिलोंग करता है तो तमिल। ऐसे ही आप देखेंगे जैसे भी बच्चा जहाँ से भी बिलोंग करता है वो क्लास 5th क्लास तक यानी कक्षा 5 तक उसको उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, अकॉर्डिंगली उसकी लोकेशन क्या है या फिर उसकी मातृभाषा क्या है। ठीक है, घरेलू भाषा जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो भी बोली जाती है, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है, जिसमें बच्चा बचपन से ही पला बढ़ रहा है, उसी को यहाँ पे आप देखेंगे उसी लैंग्वेज में यहाँ पे उसको बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और क्या था, थ्री लैंग्वेज फार्मूला कंटिन्यू, यानी फिर त्रिभाषा सूत्र को कंटिन्यू रखेंगे। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट, यानी कोई भी जो भाषा है वो किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी। यानी थ्री लैंग्वेज फार्मूला में क्या था, लैंग्वेज 1 मान लीजिए अगर मैं मान लीजिए कि एक बच्चा है जो यूपी का है, ठीक है, तो उसकी जो मातृभाषा क्या हो जाएगी वो हिंदी हो जाएगी। ठीक है, या फिर एक अगर मान लीजिए कोई यूपी अगर कोई ऐसे एरिया जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है तो उसकी लोकल लैंग्वेज है वो भोजपुरी जाएगी, लेकिन वो हिंदी मिक्स के साथ करके उसको पढ़ा करके उसकी मान लीजिए हिंदी मान लेंगे। ठीक है, हिंदी हिंदी कोई उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी जाएगी। दूसरी लैंग्वेज हो इंग्लिश को चूज कर सकते हैं, थर्ड लैंग्वेज को एक फॉरेन लैंग्वेज भी चूज सकते हैं अकॉर्डिंग उसके थ्री लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, मदर टंग इज यूज फॉर द व्हीकल फॉर द रैपिड कॉन्सेप्ट लर्निंग नॉट द लिमिटेशन, यानी जो मदर टंग है वो लर्निंग के लिए एक व्हीकल होना चाहिए, ना कि वो एक लिमिटेशन नहीं बनना चाहिए। यानी मदर टंग जो लैंग्वेज होगी थ्री लैंग्वेज फार्मूला को यहाँ पे ऐसा बताया, थ्री लैंग्वेज फार्मूला को ऐसा बताया गया है कि वो बैरियर नहीं बनना चाहिए, बल्कि वो एक व्हीकल की तरह बच्चे को जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है उसमें हेल्प करनी चाहिए। इस चीज को यहाँ पे बताया गया। ठीक है, वो मल्टीलिंगुअल कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि वो व्हीकल का काम करेगी, यानी बच्चों को लर्निंग में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो इंक्लूजन और SADG यहाँ पे जो हम आगे अभी पीछे भी हम डिस्कस किए थे उसके बारे में आप देख लेते हैं। स्पेशल फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी SEDGS। ठीक है, यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, फुल इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी CWSN विद अंडर RPDW एक्ट 2016। ठीक है, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों का एक विशेष ग्रुप बनाया गया जिसमें वहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी। ठीक है, अब लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए जेंडर समावेशन निधि, यानी यहाँ पे देखेंगे तो एक ऐसा फंड बनाया गया जिसमें लड़कियों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए वहाँ पे एजुकेशन स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती थी। और RPWD अधिनियम एक्ट के तहत दिव्यांग बच्चों यानी CWS यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को पूर्ण रूप से एकीकरण, यानी जो CWS वाले बच्चे होंगे उनको एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि उनको अलग क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया था, जेंडर, सोशल, कल्चर और फिर ज्योग्राफिकल और डिसेबिलिटी, यानी इन 4 ग्रुप में बांट दिया गया था SADGS के अकॉर्डिंग। और फिर इसके अकॉर्डिंग फंड बनाया ताकि बच्चों को, यानी जेंडर यानी फीमेल है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, यदि सोशियो कल्चरल या फिर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से डाउनग्रेड से बच्चा है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंगली उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि बच्चा क्लासरूम में आए, उनके ड्रॉप आउट को कम किया जा सके। और अगर डिसेबिलिटी वाले बच्चे होंगे तो उनको भी ड्रॉप आउट को कम करने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप की लालच दी जाएगी और उनको और सुविधाएं दी जाएगी ताकि बच्चे परेशान ना हो स्कूल में। ठीक है, आइडेंटिफाई SADG अक्रॉस जेंडर्स, सोशियो कल्चरल, जियोग्राफिकल और एंड डिसेबिलिटी लाइन। ठीक है, यहाँ पे उसको यही बता रहा था मैं, जेंडर, सोशियो कल्चर और जियोग्राफिकल और डिसेबिलिटी इन 4 पार्ट में डिवाइड करके बच्चों को, ताकि वो बच्चे स्कूल में आए। ठीक है, चलिए प्रखर वगैरह इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं।
हेलो एवरीवन, कंप्लीट एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। और ये वीडियो का किस किस के लिए किस एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो वो हो गई सीटेट, यूपीटेट, डीटीपीएससी, केवीएस या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें एनईपी 2020 को पूछा जाता है, उसमें कंप्लीटली है। किसी भी कोचिंग के कंटेंट को आप मैच कर लेंगे तो उस लेवल का आपको कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ मैं। तो चलिए इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी सीडब्ल्यूएस यानी दिव्यांगजन बच्चों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एनईपी 2020 में क्या बताया गया था। So children with a special need will be have to absolute right to study in regular inclusive schools with proper infrastructures, special educators, assist devices and tailored teaching learning material यानी TLM यानी जो हम डाइट में TLM बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद RPW एक्ट 2016 यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट यानी सो यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए एनईपी 2020 में जो इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए उसके बारे में ये बताया हुआ है कि विकलांग बच्चों के लिए आरपीडब्ल्यू एक्ट अधिनियम 2016 के तहत उच्च बुनियादी ढांचे, विशेष शिक्षकों, सहायक उपकरणों व अनुकूलित शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम के साथ सामान्य समावेशी स्कूल में पढ़ने का पूरा अधिकार होता है। यानी जो स्पेशल सीडब्ल्यूएस वाले बच्चे होते हैं उनको भी आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार जो ये बच्चे होते हैं सीडब्ल्यूएस वाले उनको भी नॉर्मल क्लासरूम में इन सारी सुविधाओं के साथ स्पेशल एजुकेटर्स, असिस्टिव डिवाइसेस और टीएलएम के थ्रू पढ़ने का भी पूरा अधिकार होता है। उनको कोई उस क्लासरूम से वंचित नहीं कर सकता। फॉर अ विजुअल इम्पेयर्ड स्कूल इन क्लास 4 अ टीचर प्रोवाइड वर्कशीट इन ब्रेल स्क्रिप्ट एंड यूजेस हाई टेक्सट टैक्टिकल ग्लोब फॉर द टीचिंग ज्योग्राफी यानी कक्षा 6 के दृष्टिबाधित छात्र के लिए शिक्षिका जो होगी वो ब्रेल लिपि व वर्कशीट प्रदान करती है और भूगोल को पढ़ाने के लिए उभरी हुई बनावट वाले ग्लोब यानी टैक्टिकल ग्लोब्स का उपयोग करती है। यानी जो यहाँ पे सीडब्ल्यूएस वाले बच्चे यानी दिव्यांग बच्चे जो होंगे अगर उनमें कोई विजुअल यानी उनके आंखों में प्रॉब्लम है, इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, तो उसको यानी टैक्टिकल ग्लोब्स और फिर यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है उसके थ्रू उनको पढ़ाने की कोशिश करी जाएगी ताकि बच्चे वो नॉर्मल क्लासरूम में बैठ करके उन चीजों को सीख पाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। Building classroom where physical and mental challenges never stand in the way of a child rights to learn। ऐसे क्लासरूम का निर्माण किया जाए जहां शारीरिक या मानसिक चुनौतियां कभी भी बच्चे को सीखने के अधिकार पर बाधा ना बने। यानी ऐसा क्लासरूम यदि अगर कोई बच्चा जो डिसेबल्ड है, पैरों में उसके प्रॉब्लम है, पैरों से डिसेबल्ड है, तो वहां पे रैंप की व्यवस्था करी जाएगी, लिफ्ट की व्यवस्था करी जाएगी ताकि बच्चा क्लासरूम में आसानी से पहुंच पाए और उस बच्चे के जो शारीरिक और मानसिक विकास में ये बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी रुकावट नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसी चीजें बच्चों को ऐसा क्लासरूम बनाओ जहाँ पे बच्चे बड़े आसानी से आ जा सके, एक नॉर्मल बच्चे की तरह, जो दिव्यांग बच्चा वो भी नॉर्मल बच्चे की तरह आ जा सके और आसानी से पढ़ सके। उनको सारी सुविधाएं दी जाए आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार कि जैसा एक नॉर्मल बच्चा को दी जाती है। यानी अगर विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाएगा। सीटेट में क्वेश्चन भी आता है कि ब्रेल लिपि का उपयोग किन बच्चों को सिखाने के लिए किया है, तो वहाँ पे आप विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को का जो ऑप्शन होगा उसको आप चूज कर लेंगे। ठीक है, और टैक्टिकल ग्लोब यानी उभरी हुई बनावट वाले ग्लोब का उपयोग करके इन बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाई। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा असेसमेंट और इवोल्यूशन कैसे करा जाएगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये भी सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असेसमेंट और इवोल्यूशन रिफॉर्म जो एनईपी 2020 में कराया गया था उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलिए प्रखर के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है सीटेट में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रखर जो है इसका जो फुल फॉर्म है उसको याद कर लेंगे। नेशनल असेसमेंट सेंटर सेट अप अ स्टैंडर्ड सेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट्स स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट्स रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। Its main goal is to shift broad away from the memorization metrics, analytical evaluate performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development। आप इसको याद कर लेंगे, डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेता है फुल फॉर्म के फॉर्मेट में। ठीक है, इसका मुख्य कार्य बोर्ड की परीक्षाओं को रटने के बजाय विश्लेषणात्मक मूल्यांकन की ओर ले जाना था। ठीक है, यानी एनालिटिकल इवोल्यूशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाता प्रखर के थ्रू। द नेशनल सुपरविजर इंश्योर दैट इवोल्यूशन टेस्ट यानी अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट मेमोराइजिंग कैपेसिटी। यानी जो ये प्रखर है जो एनईपी 2020 में इसको बनाया गया, इसका मेन मुद्दा ये था कि बच्चों की जो लर्निंग उसको ये इंश्योर करना था कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पे फोर्स किया है, ना कि उनको सिर्फ याद कर लें और फिर उन चीजों को रट करके लिख करके आ जाए। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी HPC, समग्र प्रगति कार्ड यानी 360 डिग्री का जो कार्ड होता है उसकी बात करी गई थी एनईपी 2020 में। मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्रेस कार्ड
that evaluate student on cognitive, affective and psychomotor domain. It's integrate self assessment, child grade themselves. peer assessment में क्या था, classmate grade them, एंड टीचर असेसमेंट में क्या, टीचर ग्रेड देम. 360 डिग्री इवोल्यूशन का जो सिस्टम बनाया गया था उसके अंडर में क्या था, मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी बाल केंद्रित प्रोग्रेस कार्ड जो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव अफेक्टिव यानी भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन यानी मनोप्रेरणात्मक पक्षों पर छात्रों का मूल्यांकन करता है. इसमें क्या था, बच्चा खुद को सेल्फ असेसमेंट करता है, उसका जो पीयर स्टूडेंट यानी उसके जो दोस्त होते हैं वो अपने सहपाठी यानी जो अपने दोस्त हों उसका असेसमेंट करेगा यानी चाइल्ड ग्रेडेड देमसेल्व्स, और फिर पीयर असेसमेंट यानी क्लासमेट ग्रेड देम यानी जो उन्हीं के क्लास के बच्चे होंगे वो उनको ग्रेड देंगे या उनकी कॉपियों को या फिर उनका असेसमेंट करेंगे. और टीचर असेसमेंट में क्या होगा कि टीचर खुद ही बच्चों को असेसमेंट करेगा. यानी इसमें जो सीटेट से ओरिएंटेड एक एग्जांपल आप देख लीजिए. इन अ न्यू रिपोर्ट कार्ड ऑफ रोहित यानी रोहित एक कोई बच्चा है जो रोहित राइट दैट ही लव डूइंग सेल्फ असेसमेंट यानी एक रोहित बच्चा है जो कि लिखता है कि वह इस साल क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आया, यानी वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है. हिज फ्रेंड कबीर राइट अबाउट हाउ रोहित हेल्प हिम ड्यूरिंग द साइंस प्रोजेक्ट पीयर असेसमेंट यानी क्या कहता है कि इस साल मुझे सबसे ज्यादा क्या करने में मजा आया, तो वह सेल्फ असेसमेंट के अंदर में आ जाएगा. और उसका जो फ्रेंड है उसका मित्र कबीर लिखता है कि विज्ञान का प्रोजेक्ट में रोहित ने उसकी कैसे मदद की, यानी ये फिर पीयर असेसमेंट आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद हिज टीचर इवैल्यूएट हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन मैथ्स यानी शिक्षिका उसके गणित की समस्या समाधान के कौशल पर आकलन करते हैं, यानी ये फिर हो जाएगा टीचर ग्रेडेड यानी टीचर असेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. ऐसा तीनों का एग्जांपल मैं बता दिया हूँ. यहाँ पे देखिए, जब बच्चा रोहित खुद को कि उसको सबसे ज्यादा क्या करने में मजा आया तो वो सेल्फ असेसमेंट हो गया. अगर उसके दोस्त ने ये कहा कि साइंस का प्रोजेक्ट करने में उसके दोस्त ने हेल्प करी है तो वो पीयर असेसमेंट हो गया. और जो टीचर पूरे क्लासरूम की जो असेसमेंट करती है फिर वो टीचर असेसमेंट हो गया यानी टीचर असेसमेंट हो गया. Move away from the simple peas or pencil sheets to the continuous multidimensional view of a child entire personality यानी केवल कागज पेंसिल परीक्षण के संकीर्ण अंकों से हट करके बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाने वाला एक बहुआयामी प्रोग्रेस कार्ड यानी 360 डिग्री यानी सिर्फ बच्चे को पेपर पेंसिल पे ही नहीं उसको इवोल्यूशन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा, उसका पूरा 360 डिग्री में यानी 360 डिग्री में इवोल्यूशन किया यानी वहां पे उसके जो होगा कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन यानी हर एक चीजों पे उसका असेसमेंट करा जाएगा. ठीक है. 3 इवोल्यूशन डोमेन यानी मूल्यांकन के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, अब चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डोमेन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीटेट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप इसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे बिल्कुल. गांधी जी ने एक फॉर्मूला दिया था 3H, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. 3H महात्मा गांधी के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इसमें 3H का फॉर्मूला किसने दिया था, तो इंडिया में तो महात्मा गांधी का नाम आता है, तो उसको भी आप याद कर लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन यानी हेड यानी माइंड की बात करी जा रही है, दिमाग की बात करी जा रही है. इवोल्यूशन ऑफ मेमोरी, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोर सब्जेक्ट नॉलेज यानी जो दिमाग के थ्रू क्या चीज यानी कॉग्निटिव डोमेन में हम किस चीजों को डिस्कस करते हैं. कॉग्निटिव मतलब क्या हो गया, मस्तिष्क यानी दिमाग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको वो कॉग्निटिव डोमेन के अंडर में आती है. ठीक है. तो वही देख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आप क्रिटिकल थिंकिंग माइंड के थ्रू ही करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड के थ्रू करेंगे, कोर सब्जेक्ट नॉलेज भी आप माइंड के थ्रू ही लेंगे. तो वही चीज है कि इसके अंडर में ये चीजें आती हैं. ठीक है. अफेक्टिव डोमेन में क्या होगा यानी भावनात्मक पक्ष में क्या होगा, हर्ट यानी ये सेकेंड H है. आप इसके बारे में देखें, इवोल्यूशन ऑफ सोशल इमोशनल बिहेवियर, एम्पैथी, वैल्यूज, एथिक्स, टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड एटीट्यूड इन क्लास यानी. ठीक है. जो आपके भावनात्मक पक्ष जो होगा, अफेक्टिव डोमेन जो होगा उसके अंडर में यही चीजें आ जाएंगी. ठीक है. सामाजिक व्यवहार क्या होगा बच्चे का, सहानुभूति कैसे होगी, उनके नैतिक मूल्य क्या है, टीम वर्क क्या है, सहयोग व कक्षा में व्यवहार का आकलन, ये जो चीजें होंगी वो आ जाएंगी अफेक्टिव डोमेन के अंदर में. ठीक है. यानी जो हर्ट के थ्रू डिसीजंस ले आते हैं यानी भावनात्मक बच्चे का जो पक्ष होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस डिटेल में होगा. ठीक है. आप ये चीजें बिल्कुल ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ अभी टाइम पे. और साइकोमोटर डोमेन यानी ये थर्ड H है. आप देखेंगे इसको हैंड बोलते हैं यानी मनो प्रेरणात्मक पक्ष, इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल हैंड ऑन स्किल्स यानी शारीरिक विकास. यानी अगर आप जो साइकोमोटर स्पोर्ट्स के या क्रिएटिविटी आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मतलब टोटली कोऑर्डिनेशन की बात करी जा रही है कि आप हाथों के थ्रू क्या कर सकते हैं, साइकोमोटर डोमेन के अंदर में क्या क्या आता है, तो वही चीज है हैंड आई कोऑर्डिनेशन. और फिर टेक्निकल हैंड ऑन स्किल्स यानी शारीरिक विकास, खेलकूद, ललित कला, हाथ
आंखों का समझ यानी कोऑर्डिनेशन, जो आंखों का कोऑर्डिनेशन बनता है, और व्यवहारिक तकनीकी कौशल का आकलन, ये 3H के अंडर में आता है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था 3H। तो वो यही है। इवोल्यूशन डोमेन में क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। यानी आप इसको कैप, यानी कैप के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। अब यहाँ पे टीचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्लासरूम में जो टीचर होगा उसका व्यवहार, उसका व्यावसायिक विकास कैसे होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे भी सीटेट में क्वेश्चन आते हैं अदर एग्जाम में, जैसे केवीएस, डीटीएस या फिर किसी भी जो जहाँ पे सीडीपी पूछी जाती है, वहाँ पे इससे भी कई बार टीचर के बारे में पूछ लिया जाता है। अभी रिसेंटली सीटेट का जो पुराना पेपर हुआ था उसमें टीचर्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर यानी NPST। ठीक है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक, यानी कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन करा गया था, ताकि जो टीचरों का भी एक लेवल होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि कोई भी टीचर बन जाएगा, उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो 12th पास हो, उसके बाद DLED किया हो मिनिमम, या फिर ग्रेजुएशन के बाद BEd करा हुआ हो, फिर उसके बाद सीटेट क्लियर किया हो, तभी तो एलिजिबल होगा वो टीचर बनने के लिए। तभी तो वो समझेगा कि हाँ, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है क्लासरूम में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या। हेलो एवरीवन, कंप्लीट NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और ये वीडियो का 4th पार्ट है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। और ये वीडियो का किस के लिए, किस एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो वो हो गई सीटेट, यूपीटेट, DTPLS, KVS या अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें NEP 2020 को पूछा जाता है, उसमें कम्प्लीटली है। किसी भी कोचिंग के कंटेंट को आप मैच कर लेंगे तो उस लेवल का आपको कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ मैं। तो चलिए थोड़ा प्रखर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी प्रखर को, प्रखर से पी फॉर क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा, यानी प्रदर्शन जो बच्चा करेगा। असेसमेंट, ए फॉर असेसमेंट होगा, आकलन होगा, और R फॉर रिव्यू होगा, समीक्षा करी जाएगी। फिर A फॉर एनालिटिकल होगा, और यहाँ पे K फॉर नॉलेज, फॉर H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट आप याद कर लेंगे, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या था, इसमें रिप्लेस मैथ सब्जेक्ट्स ग्रेड्स विद कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन अक्रॉस द 3 डोमेन्स, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है आपको। तो आप देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर में क्या होता है, मेंटल रीजनिंग, यानी आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, रीजनिंग सॉल्विंग करेंगे, जो भी आप सोचेंगे वो मेंटल के थ्रू, तो वही कॉग्निटिव डोमेन या मेंटल रीजनिंग। अफेक्टिव डोमेन इमोशनल वैल्यूज, यहाँ पे जो भावनाएं व मूल्य होंगे आप वो अफेक्टिव डोमेन के अंदर में आएगी, यानी। और फिर यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन यानी फिजिकल स्किल्स और हैंड ऑन टास्क, यानी गति संवेदी या गत्यात्मक पक्ष है, शारीरिक कौशल और व्यवहारिक शिक्षा। कॉग्निटिव डोमेन ये हो जाएगा अफेक्टिव डेवलपमेंट, और ये हो जाएगा साइकोमोटर डोमेन, यानी कैप के थ्रू आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये होगा CAP। ठीक है, आप इसको कैप के थ्रू याद कर लेंगे, और ये आसानी से इससे सीटेट में क्वेश्चन तीनों में से आ ही जाता है कोई ना कोई। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। इंक्लूड टीचर्स असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट, यानी इसके अंदर में क्या होगा कि जो टीचर असेसमेंट होगा उसमें जो टीचर होगा वो बच्चों का असेसमेंट करेगा, उसको टीचर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में बच्चा अपना खुद का आकलन करेगा, उसको सेल्फ असेस, उसके फ्रेंड्स होंगे, बच्चे के जो फ्रेंड्स होंगे वो उसका असेसमेंट करेंगे। ठीक है, कहते हैं नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के लिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे। असेट कॉमन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर द डेवलप बाय NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी NCTE का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है सीटेट वगैरह जैसे एग्जाम में, बाई 2022। ठीक है, टू गाइड टीचर प्रिपरेशन, रिक्रूटमेंट्स, करियर पाथ और कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, यानी जो NCTE बनाया गया था, यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक तैयार किए जाने वाले राष्ट्रीय मानकों का एक समूह, शिक्षकों की तैयारी, भर्ती, पदोन्नति व उनके सतत मूल्य यानी कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का मार्गदर्शन करेगा। वो ऐसा एक बनाया गया था NCTE के थ्रू। ठीक है, अ प्रोफेशनल बेंचमार्क इंश्योरिंग द हाई क्वालिटी और एंड यूनिफॉर्म कॉम्पिटेंसी इन टीचर अक्रॉस द कंट्रीज, यानी देश भर में स्कूलों के अध्यापन की उच्च गुणवत्ता व एक समान क्षमता सुनिश्चित करने वाला व्यवसायिक पैमाना, यानी एक ऐसा पैमाना बनाया गया NCTE के द्वारा कि वहाँ पे सारे जो टीचर्स हों उनका भी जो उनकी प्रिपरेशन होगी, रिक्रूटमेंट्स होगी, करियर पाथ होगा, उनका कंटिन्यूस इवोल्यूशन हो, उसके अंडर में आ सके। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी CDP, यानी सतत व्यावसायिक विकास। अब इसको आप बोला CDP ना समझ ले, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है सीटेट जैसे एग्जाम में। ठीक है, एवरी टीचर एंड स्कूल्स प्रिंसिपल मस्ट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ CDP, यानी सतत व्यावसायिक विकास में कम से कम जो इनकी वर्कशॉप्स होगी, ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, थ्रू द दीक्षा और फिर सेमिनार्स के थ्रू पर ईयर फॉर कंटिन्यू लर्निंग एंड
अपग्रेडिंग द पेडागोजिकल स्किल्स, यानी प्रत्येक शिक्षक व स्कूल के प्रधानाचार्य को अपने शैक्षणिक कौशल के निरंतर सुधार के लिए प्रति वर्ष कम से कम 50 घंटे की सतत व्यवसायी विकास यानी सीडीपी कार्यक्रमों, कार्यशालाओं व दीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन कोर्सेस यानी सेमिनार में भाग लेना अनिवार्य, यानी मिनिमम 50 आवर्स पर ईयर वहाँ पे जो सेमिनार्स होंगे, वहाँ पे जो अपग्रेड स्किल्स होंगे, पेडागोजिकल स्किल्स को जो अपग्रेड कराने वाले सेमिनार्स कराए जाएंगे, उसके अंडर पार्टिसिपेट करना, और वो कौन कराता है, दीक्षा के थ्रू, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। अ प्राइमरी स्कूल टीचर अटेंड एटलीस्ट 10 आवर्स ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन दीक्षा अबाउट द इंक्लूसिव क्लासरूम स्ट्रेटजी फॉर ADHD चिल्ड्रन एज पार्ट ऑफ दियर एनुअल 50 आवर्स लर्निंग गोल्स, यानी ठीक है, एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका अपने वार्षिक घंटे के लक्ष्य के तहत दीक्षा यानी दीक्षा ऐप पर ADHD के लिए समावेशी कक्षा रणनीति विषय पर 10 घंटे की ऑनलाइन कार्यशाला पूरी तरीके से पूरी करती है, ठीक है, उसको ज्वाइन करती है, और 10 घंटे की जो वहाँ पे वर्कशॉप करी जाएगी उसके अंडर में वो नए पेडागोजिकल यानी ADHD वाले जो बच्चे होते हैं उनको समावेशी कक्षा रणनीतियों के अनुसार कैसे पढ़ाया जाए, या नए कौन से स्किल्स आए जाए जो टीचर्स को अपग्रेड करें उनकी पेडागोजिकल स्किल्स को, ताकि वो बच्चों को आसानी से पढ़ा पाए, ठीक है। फॉर ए टीचर लर्निंग मस्ट नेवर स्टॉप सो दैट देयर टीचिंग मेथड्स रिमेनिंग मॉडर्न एंड एंगेजिंग, यानी शिक्षकों को खुद को हमेशा अपडेट रखने की व्यवस्था, ताकि उनका शिक्षण हमेशा आधुनिक व प्रभावी बना रहे। इसलिए वर्कशॉप कराए जाते हैं दीक्षा के थ्रू, ताकि उनका 50 आवर्स का यहाँ पे आप देखोगे कि वर्कशॉप ली जा रही है NEP 2020 के द्वारा, ताकि जो टीचर्स होते हैं उनकी जो टीचिंग मेथड्स रिमेनिंग मॉडर्न एंगेजिंग, यानी आधुनिक व प्रभावशाली बना रहे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बीएड वगैरह के बारे में अभी जो नए नए रूल्स आए NEP 2020 के द्वारा, वो देख लेते हैं आप। बाई 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी द 4-year इंटीग्रेशन BEd, यानी डिग्री दैट टीच हाई क्वालिटी कंटेंट पेडागोजिकल एंड प्रैक्टिकल स्कूल्स इंटर्नशिप, यानी 2030 तक अध्यापन के लिए, यानी जब 2030 अभी 2026 चला, 4 साल बाद NEP 2020 में ऐसा लक्ष्य बनाया गया था कि जो BEd की डिग्री होगी वो मिनिमम 4 वर्ष की बना दी जाएगी, जिसमें इंटीग्रेटेड BEd होगा, जिसमें विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल व व्यावहारिक स्कूल इंटर्नशिप एक साथ सिखाई जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें एक साथ ही सिखा दी जाएगी ताकि वो अच्छे टीचर बन पाए क्लासरूम के लिए, ठीक है। शेपिंग टीचर्स एजुकेशन इनटू प्रोफेशनल इंटीग्रेटेड करियर ट्रैक्स राइट आफ्टर क्लास 12, यानी शिक्षक बनने की प्रक्रिया को कक्षा 12 के तुरंत बाद एक पूर्ण संचयित व एकीकृत परिवेश करियर विकल्प के रूप में बदलना, यानी NEP 2020 में जो ये बनाया गया था कि जो BEd होगी उसको 4 साल की कर दी जाएगी, और बच्चा अगर टीचर बनना चाह रहा है, अगर उसकी इच्छा है कि वो टीचर बने, तो उसके 12th के बाद ही उसके 4 साल का कोर्स करेगा BEd का, उसके अंडर ही वहाँ पे सब कुछ उसको सिखा दिया जाएगा, यानी उसको हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे बनाना है वो सिखाया जाएगा, पेडागोजिकल स्किल्स कैसे उनके बारे में डिस्कस कराया जाएगा, प्रैक्टिकल स्कूल इंटर्नशिप कराई जाएगी, ताकि बच्चा जो टीचर बनना चाह रहा है वो रियल एक्सपेरिमेंट कर करके सीखे, और जब वो स्कूल में जाए एज ए टीचर तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो, ताकि वो बच्चों को जो उनका पढ़ाने का तरीका होगा वो मॉडर्न हो और इंगेजिंग हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 4 साल का ऐसा लक्ष्य NEP 2020 का कि भाई 2020 का NEP 2020 का लक्ष्य है कि 2030 तक सारे जो कोर्सेज होंगे BEd के वो 4 साल के कर दिए जाएंगे, और वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा जो एक टीचर बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, ताकि एक अच्छी एजुकेशन लाई जा सके इंडिया में, ठीक है। हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, यानी उच्च शिक्षा व तकनीकों का एकीकरण, यानी अब क्या देखें, ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी अ डिजिटल रिपोजिटरी दैट स्कोर एकेडमिक क्रेडिट अर्न बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द कॉलेज अंडर द मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑपरेशन। इफ स्टूडेंट ड्रॉप आउट in a year 2 they can resume their education from year 3 later using their score credit, यानी ठीक है, यानी एक डिजिटल लॉकर जो कॉलेज की पढ़ाई के दौरान छात्र द्वारा अर्जित शैक्षिक क्रेडिट की सुरक्षित रखता है। बहुप्रवेश व निकास विकल्प के तहत यदि कोई छात्र दूसरे वर्ष में कॉलेज छोड़ता है तो वह बाद में अपने संचित क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके सीधे तीसरे वर्ष से पढ़ाई शुरू, यानी अगर मान लीजिए कोई बच्चा 2 साल कॉलेज में पढ़ा और अब वो चाह रहा है कि वो ड्रॉप आउट ले ले, अब वो या किसी भी कंडीशन या किसी भी इमरजेंसी या कुछ भी ऐसा उसको इलनेस हो गई या फिर एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कोई भी इमरजेंसी है जिसकी वजह से वो 3rd ईयर को जो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो जो उसका 2 सालों का क्रेडिट स्कोर होगा उसके थ्रू वो जब भी
अब पढ़ना चाहे थर्ड ईयर की एजुकेशन, तो वो सीधे थर्ड ईयर से शुरू करे, ना कि उसको फिर से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये वो बनाया गया था। डिजिटल लॉकर फॉर कॉलेज मार्क्स इंश्योरिंग स्टूडेंट नेवर लॉस क्रेडिट फॉर पार्शियल डिग्री वर्क्स, यानी कॉलेज के अंक का एक डिजिटल लॉकर जो सुनिश्चित करता है कि बच्चे में कॉलेज छोड़ने पर भी छात्र के वर्षों की मेहनत बर्बाद ना हो। ठीक है, यानी जो बच्चा है वो अगर मान लीजिए 2 साल बाद छोड़ दिया है, तो उसकी अब उसको मान लीजिए पढ़ना है, किसी इमरजेंसी की वजह से छोड़ना पड़ गया था, तो अब वो पढ़ना चाह रहा है, तो वो अपना क्रेडिट स्कोर दिखा करके वो अब थर्ड ईयर में ही डायरेक्ट एडमिशन लेकर पढ़ना पड़े, ना कि उसको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोबारा से 2 साल अपना वेस्ट कर करके वही सेम चीजें पढ़े। ठीक है, इसी चीजें नई नई पॉलिसी लाई जाती है। ठीक है, NEFT क्या है? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल फोरम, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक मंच, an autonomous body create or provide to the platform for the free exchanges of idea on use of technology and enhance learning assessment planning and administration, यानी सीखने योजना व प्रसार को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विचारों को आदान प्रदान के लिए गठित एक स्वायत्त निकाय, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पे आप एक दूसरे के साथ अपना खुद का जो आइडिया है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू शेयर कर सकते हैं, लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, असेसमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए ये खत्म होता है यहीं पे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ये समझ लीजिए कि खत्म होगा। ठीक है, थोड़ा दूसरा पार्ट देख लीजिए, इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का प्रयोग करके, ठीक है, वर्चुअल लैब्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली इनटू रूरल एंड अर्बन क्लासरूम, यानी ग्रामीण व शहरी कक्षाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के थ्रू करके विजुअल लैब्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से सीधा समावेश, यानी जैसे मैं यूट्यूब पे अभी पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से मैं अपना एजुकेशन शेयर कर रहा हूँ, वैसे स्कूल के थ्रू AI के थ्रू विजुअल लैब्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली गांव या फिर शहर के जितने भी क्लासरूम हो उन तक प्रोवाइड करे, किया जा सके। ठीक है, अब थोड़ा विजुअलाइजेशन के थ्रू देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे NEP 2020 टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब टीचर एजुकेशन रिफॉर्म किया गया था, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग यानी 4 ईयर का, वही जो मैं अभी बताया था, 4 ईयर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बीएड डिग्री का 2030 तक। ठीक सर, होगा 5+3+3+4 होना चाहिए। फंडामेंटल स्टेजेस जो होगी, फंडामेंटल स्टेज में जो एजुकेशन होगी मिनिमम 5 साल से तो होगी, जिसमें प्ले बेस्ड कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, बस बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाएगा। और 10 दिनों तक ऐसा यहाँ पे क्लासरूम होगा, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे वो बच्चा बैगलेस होगा, वो वहाँ पे क्या सीखेगा, लकड़ी वाला काम सीखेगा, गार्डनिंग का काम सीखेगा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखेगा, कोडिंग के बारे में सीखेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ 6% यानी जो पूरे देश की GDP उसका 6% जो एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। प्रखर असेसमेंट रेगुलेटर्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी प्रखर को बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए NEP 2020 टोटली कंप्लीट हो यहाँ पे, और अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ला दूंगा। तो फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, एफर्ट पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इतना डीप में जा करके बिल्कुल आसानी से चीज़ों को पढ़ा पाऊँ और आपको समझने में आसानी हो। और इससे मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा धीरे धीरे, आप उसको भी देखिएगा, आप चैनल को विजिट करिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट जो बनी है उनको देखिए, आपको समझ आएगा कितने अच्छे लेवल से डीप कॉन्सेप्ट में डीप डाइव करके मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कंप्लीट NEP 2020 की मैं प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ, एक साथ वीडियो भी डाल दूंगा। तो आपको प्लेलिस्ट चंक में देखना है तो प्लेलिस्ट देख लीजिए, अदरवाइज अगर आपको एक बार में वीडियो कंप्लीट करनी तो पूरी प्लेलिस्ट वीडियो में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिए। थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, बाय।